ओके। सो फटाफट से ज्वाइन कर लें दोस्तों, लास्ट सेशन है हमारा कंपनीज एक्ट का। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज एलएलपी। यस और नो? इसी के साथ हमारा सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा कार्यक्रम। यस और नो? तो कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? सबसे पहले तो ये बता दो फटाफट से, पढ़ाई बढ़िया चल रही है, नहीं चल रही है? आर यू रेडी फॉर एग्जाम? कम ऑन एवरीवन, बता दो यार जल्दी से फटाफट से। कैसी चल रही है पढ़ाई? अच्छी चल रही है? हाँ? रिवीजन अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलो बहुत बढ़िया। मैं होप करता हूँ कि आपका ये एग्जाम जो है ये लास्ट एग्जाम हो सीए फाउंडेशन का। यस और नो? और इसके बाद आप कहाँ पे मिलो मेरे को? इंटर में। कहाँ पे? इंटर में। बराबर है क्या? यस और नो? यस। ओके चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। ओके पहुंच रहे अपन। ओके सो सभी ने ज्वाइन कर लिया है? यस। चलिए स्टार्ट करें एवरीवन। ओके तो सबसे पहले ये बताएं जरा फटाफट से, कंपनीज एक्ट में क्या क्या कवर कर लिया हमने? अगर कुछ याद हो तो फटाफट से बताते चले। यस कम ऑन एवरीवन, कंपनीज एक्ट में क्या क्या कवर कर लिया है? कोई बताएगा? ओके। ओके। यस। ठीक है तो देखिए सबसे पहला, हाँ हाँ बताते चलिए बेटा। सबसे पहला हमने क्या कवर किया? एप्लीकेबिलिटी कवर कर ली है। मेमोरेंडम ऑफ, बहुत बढ़िया। और हाँ अल्ट्रा वायरस नहीं बेटा, अल्ट्रा वायरस है। क्या बोलेंगे उसको अपन? अल्ट्रा वायर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्ट्रा वायर्स। और अल्ट्रा वायर्स में 3 सिद्धांत बताए थे, बराबर है क्या? नॉर्मली 2 सिद्धांत थे, एक उसका लिमिटेशन था। एक सिद्धांत, पहला सिद्धांत क्या था बेटा? डॉक्ट्राइन ऑफ, कम ऑन, कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव नोटिस। सबसे पहला मतलब ये था, बोलो हाँ या ना? दूसरा क्या था बेटा? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, यही था, बोलो हाँ या ना? यस। और डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का क्या बताया था हमने बेटा? लिमिटेशंस बताए थे, बराबर है क्या? लिमिटेशंस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। यस और नो? यस। 2 पॉइंट थे यहाँ पे, 2 पॉइंट थे, बराबर। तो 3 पॉइंट था। ओके ओके चलो 3 पॉइंट ले लेते हैं। ओके तो यहाँ पे बेसिकली कंपनीज एक्ट में सबसे पहले हमने क्या बताया बेटा आपको? एप्लीकेबिलिटी। दूसरा हमने बताया बेटा एसेंशियल फीचर्स। यस और नो? तीसरा हमने क्या कवर किया था? यस एवरीवन? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल भी कवर किया था। यस और नो? चौथा हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था जो हमने कवर किया। इसके बाद हमने आपको बताया एमओए एंड एओए, बोलो हाँ या ना? एंड इसके बाद हमने कवर किया अल्ट्रावायर्स। अल्ट्रावायर्स में डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड देन लिमिटेशंस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। यस और नो? यस। ओके नाउ इसके बाद अब जो हमारे लास्ट कॉन्सेप्ट्स बचे बेटा वो क्या है बेटा? यस, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, बराबर है क्या? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। अच्छा जब मैं इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ कंपनी को, यस और नो? बिल्कुल। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज अगर मैं कर रहा हूँ तो उसके साथ आप दो चीजें और दिमाग में रखना है अपने को। क्या बेटा? तो इनकॉर्पोरेशन करते वक्त क्या क्या होना चाहिए हमारे पास? एमओए और एओए होना चाहिए, बोलो हाँ या ना? बताया था या नहीं बताया था? यस और नो? अच्छा जब मैं इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ तो याद रखिएगा, हु विल इनकॉर्पोरेट द कंपनी? क्या बोला मैंने? हु विल इनकॉर्पोरेट द कंपनी? अभी मेरी बात ध्यान समझिएगा, बेसिकली जो है अभी हम यहाँ पे कोई भी लिंकअप लेके नहीं चल रहे हैं, क्योंकि बेसिक्स कॉन्सेप्ट दिए हैं, तो बस अपने को इतने कॉन्सेप्ट्स दिमाग में रखने हैं। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? जब इंटर में आप बेटा पढ़ोगे तो इसी चीज को, सारी चीजें सेक्शन वाइज अपन कवर करेंगे, बराबर है क्या? बट एट द एंड ऑफ द सेशन ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने आपको पढ़ा है, इसको मैं, इसका कौन कौन से कहाँ कहाँ पे सेक्शंस अप्लाई होगा बेटा, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? तो so that you can quote the sections in exam. Clear or not clear everyone? Yes. तो जब आते हैं बेटा हम इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज पे, ओके तो मैंने क्या बताया, कौन इनकॉर्पोरेट करेगा कंपनी को? दैट पर्सन इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रमोटर। क्या बोलते हैं उसको हम बेटा?
जो पर्सन कंपनी को इनकॉर्पोरेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? क्या नाम है उसका? प्रमोटर। क्या नाम है उसका? प्रमोटर। यस और नो? इसके अलावा दो कॉन्सेप्ट्स और रह गए बेटा। नंबर वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ कमॉन कैपिटल, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल एंड देन क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स। बराबर है क्या? यस और नो? यस। तो ये आज हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा पूरा। बट बिफोर आई टर्न इनटू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, जो छोटे से दो कॉन्सेप्ट रह गए बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स, ये हम आगे इसको समझने की कोशिश करते हैं। बराबर है क्या? नॉर्मली इसका हिंट मैंने पहले ही दिया था बेटा आपको। सबसे ऊपर जो सबसे पहला कैपिटल होता है वो क्या होता है बेटा? ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। यस और नो? और इसी को हम कौन सा कैपिटल बोलते हैं बेटा? रजिस्टर्ड कैपिटल बोलते हैं। अच्छा, ये कैपिटल कहाँ पर रजिस्टर्ड होता है बेटा? बताओ जरा फटाफट से। दैट इज कैपिटल क्लॉज इन, कम ऑन, एम ओ ए, बोलो हाँ या ना? कैपिटल क्लॉज इन, कम ऑन, एम ओ ए। क्लियर है एवरीवन? देन इसके बाद इसके नीचे आता है बेटा कौन सा कैपिटल? इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है? जब कंपनी क्या करती है बेटा? जब कंपनी क्या करती है? कंपनी शेयर को क्या करती है बेटा? इशू करती है। शेयर को क्या कर रही है वो? इशू कर रही है। किसको बेटा? पब्लिक को। बोलो हाँ या ना? यस और नो? तो ये जो कैपिटल है ये कौन सा कैपिटल बेटा? मैक्सिमम कैपिटल। मैक्सिमम कैपिटल जो कहां पे बेटा रजिस्टर्ड है? जल्दी बोलो फटाफट से। हाँ बिल्कुल, एम ओ ए। आउट ऑफ दैट कंपनी ने कितना शेयर इशू कर दिया पब्लिक को? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? कम ऑन, इशूड शेयर कैपिटल। यस और नो? आउट ऑफ दैट पब्लिक ने कितना अप्लाई किया परचेज करने के लिए? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कम ऑन, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। यस और नो? पब्लिक ने कितना अप्लाई किया है, इसका मतलब क्या हो गया बेटा? आउट ऑफ विच द शेयर्स subscribed by, come on, subscribed by public. Yes or no? This is what called as subscribed share capital. Yes or no? अच्छा एक बात बताओ, issued share capital क्या कभी भी ऑथराइज शेयर कैपिटल के ऊपर जाएगा बेटा? नहीं जाएगा। क्या सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल क्या कभी इशूड शेयर कैपिटल के ऊपर जा सकता है? कि अगर मैंने बोला कि 1 लाख शेयर हैं कंपनी के पास, जिसमें से इशू किए गए शेयर हैं वो 80,000 शेयर है, तो क्या सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कभी भी 80,000 के ऊपर जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है। नहीं जा सकता है। कैसे जा सकता है बेटा? अगर कंपनी इशू ही कर रही है 80,000 शेयर, तो 80,000 10 शेयर या 90,000 शेयर कौन खरीद सकता है? अगर मैं आपको ऑफर ही 80,000 शेयर कर रहा हूं, तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल 80,000 शेयर के ऊपर कैसे जा सकता है बेटा? आ रहा है बात समझ में? यस। पेमेंट ज्यादा कैसे करेगा बेटा? 80,000 अगर शेयर का पर वैल्यू जो है 10 रुपीज है, तो यस नो? तो इशूड कितने का होगा बेटा? अगर 10 लाख का शेयर कैपिटल है तो इशू आप कितने का कर रहे हो बेटा? 8 lakhs का। बोलो हाँ या ना? मैक्सिमम इशू आप कितना कर सकते हो बेटा? मैक्सिमम इशू आप कितना कर सकते हो? 1 लाख, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हो। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? ऑथराइज शेयर कैपिटल को ऑल्टर करना पड़ेगा भाई, पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। मैंने बताया था आपको, हाँ या ना? ऑल्टरेशन ऑफ एमओए होगा या नहीं होगा बाय पासिंग व्हाट? स्पेशल रेजोल्यूशन। यस और नो? यस। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर मैक्सिमम इशू आप कर सकते हो वो 1 लाख कर सकते हो, उससे ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि रजिस्टर्ड इसीलिए किया गया है ना कि आप इसके ऊपर नहीं जा सकते हो। अब सोचो, अगर कंपनी ने ऑफर दिया है कितना बेटा? 80,000 का। कितने का दिया है? 80,000 का दिया है। यस और नो? तो 80,000 के शेयर को सब्सक्राइब्ड कितना हो सकता है बेटा? क्या 90,000 हो सकता है? बोलो जरा फटाफट से। 90,000 हो सकता है क्या? बोलो जरा फटाफट से एवरीवन। आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा बेटा, अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। सुना है या नहीं सुना है? यस, चलो इसको भी अपन थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर ले। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है बेटा? अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? बिल्कुल, जितना मांगा है उससे कम दिया। बोलो हाँ या ना? हमने ऑफर कितने का किया था बेटा? 80,000 का। पब्लिक ने कितना ले लिया बेटा? 70,000। हाँ या ना? अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ या नहीं हुआ? बोलो जरा फटाफट से।
ऑफर हमने दिया था बेटा 80,000 का, एप्लीकेशन आ गया बेटा 90,000 का, क्या करूं मैं इसका? प्रोरेटा अलॉटमेंट मतलब इसका मतलब क्या हो गया बेटा? प्रोरेटा अलॉटमेंट का मतलब क्या हुआ? हमने अमाउंट एडजस्ट किया है। क्या हमने ज्यादा शेयर इशू कर दिया है क्या? आ रहा है मेरी बात समझ में? प्रोरेटा अलॉटमेंट अगर आपने नाम सुना है तो प्रोरेटा अलॉटमेंट में क्या करते हैं बेटा? एक्सेस अमाउंट एडजस्ट करते हैं या एक्सेस शेयर इशू कर देते हैं? एक्सेस अमाउंट हमेशा एडजस्ट होता है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, बोलो जरा फटाफट से। यस, तो कभी भी जो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल है वो इशूड शेयर कैपिटल के ऊपर नहीं जाएगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। अगर आप उसका टोटल मैच करो तो टोटल मैच हमेशा बराबर आता है, बोलो हाँ कि ना? आप उसको एडजस्ट कर लेते हो दैट इज अलग बात है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट इशूड शेयर कैपिटल जितना है उससे ऊपर कभी भी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल नहीं होगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। अच्छा, अब इश्यू सब्सक्राइब्ड हो गया बेटा, अब क्या आएगा बेटा? कॉल्ड मनी, बोलो हाँ या ना? कॉल्ड अप कैपिटल। तो कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या हो गया कि जितना शेयर सब्सक्राइबर ने परचेज किया है, ये सुनो, उसकी जब मैं पैसा मांग रहा हूं उससे, तो मैं कितना मांग सकता हूं बेटा? जितना उसने सब्सक्राइब किया उतना ही मांग सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं मांग सकता हूं, बोलो हाँ या ना? तो अगर मैं बोलता हूं कि अगर मैंने 80,000 इशू किया था और सब्सक्राइब कितने का हुआ बेटा? 70,000 का, जिसका मैंने पैसा, अब 70,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 था, बोलो हाँ या ना? तो मैंने क्या बोला? 70,000 शेयर का अभी आप 8 रुपया दे दो, बोलो हाँ या ना? तो दिस अमाउंट इज कॉल्ड एज व्हाट? कम ऑन, 56,000 जो आ रहा है नेट, इज दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशन इन द नंबर ऑफ शेयर, दैट इज बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशन इन द, कम ऑन, पार वैल्यू ऑफ द शेयर। यस और नो? 10 रुपए का शेयर था, अभी मैंने आपसे कितना मांगा बेटा? 8 रुपए। तो जो 2 रुपए है वो क्या है बेटा? अनकॉल्ड है। वो क्या है बेटा? अनकॉल्ड कैपिटल है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। और आपको मैंने मांगा कि चलो अभी 70,000 शेयर आपने लिया, एक काम करो, 10 रुपए, 10 रुपए के हिसाब से मत दो, अभी 8 रुपए के हिसाब से दे दो, मेरे को इतने की जरूरत है, बोलो हाँ या ना? कंपनी ने मांग लिया, दे दिया। अगर दे दिया तो अब जो बचा, अब जो पेड अप कैपिटल है वो बेटा क्या है? जितना आपसे मांगा गया आप उतना पे कर दो। अगर आपने 56,000 पे कर दिया, दैट विल बी योर पेड अप कैपिटल, बोलो यस और नो? यस। पर अगर आपने 70,000 शेयर का 5 रुपए ही पे किया है बेटा, तो आपने कितना पे किया? 35,000 शेयर, हाँ या ना? तो पेडअप कैपिटल कितना माना जाएगा बेटा, बताओ? 1 लाख माना जाए, 10 लाख माना जाएगा, 8 लाख माना जाएगा, 7 लाख माना जाएगा, ओके, 5,60,000 माना जाएगा, या 3.5 लाख रुपए माना जाएगा? क्या माना जाएगा बेटा पेडअप कैपिटल? 3.5 लाख रुपए। आ गया बात समझ में? यस और नो? क्लियर और नॉट क्लियर? भले ही ऑथराइज शेयर कैपिटल आपका 10 लाख का है, इशूड कैपिटल आपका 8 लाख का है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल आपका 7 लाख का है, कॉल्ड अप कैपिटल आपका 5,60,000 का है, बट पेड अप कैपिटल कितना है बेटा? 3.5 लाख का। कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर है? बोलो जरा फटाफट से। यस और नो एवरीवन? तो जब पेड अप कैपिटल बोला जाएगा तो कितना बोलोगे आप? 3.5 लाख। कॉल्ड अप कैपिटल बोला जाएगा तो कितना बोला जाएगा? 5,60,000। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल बोला जाएगा तो कितना बोला जाएगा बेटा? 7 लाख रुपए। इशूड कैपिटल बोला जाएगा तो कितना बोला जाएगा? 8 लाख रुपए। ऑथराइज कैपिटल बोला जाएगा तो कितना बोला जाएगा बेटा? बोलो ना जरा फटाफट से, 10 लाख रुपए। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? बराबर है? यस। तो मेरी बात समझ में आ गई क्या? ये जितने भी ये मैंने टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल बताए, पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? बोलो जरा फटाफट से। एवरीवन, 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 क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो ये जो सेक्शन है बेटा, सेक्शन 250 है। ये सुनो, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल जो है वो 286 है। ये सुनो, कॉल्ड अप कैपिटल जो है वो 215 है। क्लियर और नॉट क्लियर याद रहेगा? यस। बेसिकली इसे डिफाइन किया गया बेटा, कहाँ डिफाइन किया गया है? सेक्शन नंबर 2 पे। कहाँ पे डिफाइन किया गया बेटा? सेक्शन नंबर 2 पे। तो अगर मैं आपको सेक्शन की भी बात कर दूं तो सेक्शन 1 बेसिकली कंपनी का क्या बोलता है बेटा? एप्लीकेबिलिटी, कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगा, बोलो हाँ या ना? सेक्शन नंबर 2 क्या बोलेगा बेटा? डेफिनीशन, क्या बोलेगा? डेफिनीशन। सेक्शन नंबर 3 क्या बोलता है बेटा? यस, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, क्या बोलता है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। आ रहा है बात समझ में? यस और नो? यस। सेक्शन नंबर 4 क्या है बेटा? यस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यस और नो? सेक्शन नंबर 5 क्या है बेटा? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन।
यहाँ तक याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? बोलो ज़रा फटाफट से येस और नो? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? यस। ओके, देन इसके बाद अब जो आपको कवर होएगा, मेरी बात ध्यान समझना बेटा, सेक्शन नंबर 6 रहेगा एक। ओके, सेक्शन 6 बोलता है बेटा इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। सॉरी, सेक्शन नंबर 7। सेक्शन 7 क्या बोलेगा बेटा? कम ऑन। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी जो हम कवर करेंगे अभी। यस और नो? देन इसका इफेक्ट सीधा कहां पे जाएगा बेटा? इनकॉर्पोरेशन सीधा सेक्शन नंबर 9 पे जाएगा। कहां पे जाएगा? सेक्शन नंबर 9 पे। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कम ऑन। रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। क्या है बेटा? रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। अच्छा, सेक्शन 8 क्या था, कुछ याद है बेटा? सेक्शन 8 कंपनी एनपीओ, तो ये हमने क्लासिफिकेशन में कवर कर दिया था। बोलो हाँ या ना? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर? रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। एंड देन सेक्शन 10 लास्ट में रहेगा कि दैट इज पावर ऑफ एमओए एंड एओए। पिक्चर क्लियर है? तो अभी बेसिकली आपको कितना कवर करना है बेटा? इतना ही कवर करना है। यस और नो? पिक्चर क्लियर है एवरीवन? हाँ, तो अभी बस इतना सेक्शन, 10 सेक्शन आप याद कर लेना, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। ओके, देन इसके बाद बेसिकली अगर मैं बोलूंगा तो सेक्शन नंबर 13 का सिर्फ रेफरेंस लेना है आपको। सेक्शन 13 एंड 14। 13 बोलता है बेटा ऑल्टरेशन ऑफ एमओए। क्या बोलता है बेटा? ऑल्टरेशन ऑफ एमओए कर सकते हैं, यस, बाय पासिंग व्हाट? कम ऑन, स्पेशल रेजोल्यूशन। एंड सेक्शन 14 बोलता है बेटा ऑल्टरेशन ऑफ, कम ऑन, एओए। उसको भी आप कैसे कर सकते हो? बाय पासिंग व्हाट? स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या इतना सेक्शन याद रख सकते हैं बेटा? जल्दी बोलो जरा फटाफट से। यस, बस इतना सेक्शन आप याद रख लेना, दैट्स इट। ठीक है, इसके बाद जब एलएलपी पे आएंगे तो एलएलपी के लिए बेसिकली आपके पास कहां से कहां तक के सेक्शंस कवर करने हैं बेटा? सेक्शन 1 से लेके 17। बाकी पूरी चीजें आपको कहां पे कवर करनी होंगी बेटा? इंटर लेवल पे। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सेक्शन जितना मैंने बताया बस इतना सेक्शन आप याद रख लेना। आई होप आई एम क्लियर विद दिस एवरीवन। यस। अच्छा, डेफिनेशन में हमने आपको क्या क्या कवर कवर करवाया है बताओ जरा फटाफट से। अगर मैं सिर्फ डेफिनेशन की बात करता हूं तो डेफिनेशन में बहुत सारी चीजें कवर करवाई। नंबर वन, यस, एक तो टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल कवर करवाया है, नहीं करवाया? ये डेफिनेशन में कवर की गई है। ओके, तो क्या क्या मैंने बताया यहाँ पे? ऑथराइज शेयर कैपिटल, देन कम ऑन, इशूड इशूड शेयर कैपिटल, देन इसके बाद कम ऑन, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, देन इसके बाद कॉल्ड अप शेयर कैपिटल एंड पेड अप शेयर कैपिटल। बोलो हाँ या ना? यस और नो? तो इशूड शेयर कैपिटल सेक्शन 250, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल 286, एंड यस कॉल्ड अप शेयर कैपिटल जो है 215 पे। हाँ या ना? ये मैंने कवर करवाया, आपको नहीं करवाया? यस करवाया। देन इसके बाद और क्या कवर करवाया मैंने? यस, टाइप्स ऑफ कंपनी। बोलो हाँ या ना? तो जितनी भी टाइप्स ऑफ कंपनी हमने कवर की है बेटा, कौन कौन सी कंपनी कवर की है जल्दी बताओ फटाफट से। एक तो प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी में कौन कौन सा कवर किया? स्मॉल कंपनी, याद कर लो। यस नो? देन इसके बाद ओपीसी कवर किया, यस और नो? एंड देन इसके बाद मोर देन, मतलब मैं इसको बोलूं बिग प्राइवेट कंपनी, यस और नो? मैंने बताया था नहीं बताया था? यस और नो? 4 crores एंड 40 crores के ऊपर वाली कंपनी, बराबर है क्या? यस और नो? 4 crores एंड 40 crores के ऊपर वाली कंपनी, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? बिग प्राइवेट कंपनी। देन इसके बाद ये सब डेफिनेशन में आएंगे बेटा। ये सब कहाँ पे आएंगे बेटा? सेक्शन नंबर 2 पे। आ रहा है बात समझ? तो अगर क्लॉज नहीं भी याद होता है कोई दिक्कत नहीं, आप सेक्शन 2 लिख सकते हो। देन इसके बाद आता है बेटा पब्लिक कंपनी। ये भी कहाँ पे था बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। सेक्शन नंबर 2 पे। यस और नो? इसके बाद पब्लिक कंपनी कवर करवा दिया था। इसके बाद होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी कवर करवाई, यस और नो? इसके बाद एसोसिएटेड कंपनी कवर करवाई, बराबर है। और कुछ था? और कौन सी कंपनी थी बेटा? यस कम ऑन, लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है। ओके, देन इसके बाद गवर्नमेंट गवर्नमेंट कंपनी, यस और नो? यस, गवर्नमेंट कंपनी भी कवर करवाई। ये सब सब आपको सेक्शन नंबर 2 पे मिलेंगे। क्लॉज अलग है तो सबके लिए आप क्या लिख देना बेटा एग्जाम में? सेक्शन 2। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस, गवर्नमेंट कंपनी कवर करवाया। देन इसके बाद क्या कवर करवाया? वो टाइप्स हो गई, वो भी डेफिनेटली सेक्शन 2 में कवर है। दैट इज लिमिटेड बाय शेयर कंपनी, यस और नो? तो कंपनी लिमिटेड बाय, लिमिटेड कंपनी इसको हम बोल देते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको?
लिमिटेड कंपनी बाय शेयर, कम ऑन, बाय गारंटी एंड देन बाय अनलिमिटेड, यस और नो? ये भी कवर करवाया। इसके बाद और कुछ कवर करवाया था क्या बेटा? याद करो, और कुछ मिस हो रहा है क्या? पब्लिक हो गया, होल्डिंग सब्सिडी, फॉरेन कंपनी हो गई। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? तो फॉरेन कंपनी कौन सी कंपनी होती है बेटा? जो रजिस्टर्ड आउटसाइड है बट उनका बिजनेस जो है वो इंडिया में है। बोलो हाँ या ना? एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? पक्का? तो ये सारी चीजें जो हमने कवर करवाई बेटा, ये कहाँ पे थी बेटा? सेक्शन नंबर 2 में। तो बस इतना ही सेक्शन आपको कवर करना है जो आपका फाउंडेशन लेवल पे अप्लाई हो रहा है। इसमें भी बहुत सारी चीजें कवर नहीं है, डिटेल में अपन नहीं गए, सिर्फ ऊपर ऊपर से आपको टच करवाया। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? इसलिए मैं सेक्शन टच, इसलिए मैं यहाँ पे सेक्शन नहीं दिखाया, क्योंकि सेक्शन में बहुत सारी चीजें डिटेल में, आपको उतनी जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने सिर्फ उतनी चीजें कवर करवाई जो आपके आईसीआई मॉड्यूल में है। आई होप आई एम क्लियर विद, इसलिए मैं आपको इसका सेक्शन आपको नहीं दिखा रहा हूँ। क्लियर है बेटा? यस और नो? क्योंकि अननेसेसरी चीजें, अनवांटेड चीजें पढ़ने का कोई मतलब नहीं है जिसका रिलेवेंट एग्जाम से ना हो। क्लियर है? यस। ओके। नाउ अब हम आते हैं बेटा, यहाँ पे हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल कंप्लीट हो गया है। एक बार फटाफट से देख लेते हैं, देख लें इसको। चलिए आ जाइए जरा फटाफट से। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल, पहला क्या आता है बेटा? उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? कम ऑन। नॉमिनल कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल। ये कहाँ पे कवर है बेटा? सेक्शन 2 क्लॉज 8 में। कहाँ पे कवर है? सेक्शन 2 क्लॉज 8 में। यस और नो? इसमें नहीं लिखा था क्या? यस, 2 क्लॉज 8 में कवर है। बराबर है। इशूड कैपिटल कहाँ पे कवर है बेटा? 250 में। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कहाँ पे कवर है? 286 में। और कॉल्ड अप कैपिटल कहाँ पे कवर है बेटा? 215 पे। चलो देखिएगा जरा फटाफट से, उसको बता रहा हूँ मैं। तो 28 यहाँ पे हो गया बेटा, बोलो हाँ या ना? 28 हो गया, दैट इज ऑथराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, या आप उसको क्या बोलते हो बेटा? ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल हो गया नॉमिनल कैपिटल, या तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रजिस्टर्ड कैपिटल। ये कौन सी कैपिटल होती है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, जो कि क्या है बेटा? ऑथराइज्ड बाय, कम ऑन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या है बेटा ये? कम ऑन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या याद रखना है आपको? ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल है। बोलो हाँ या ना? यस और नो? यस। ये अब मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ बेटा, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, ये पॉइंट आपने एग्जाम में लिखने चाहिए। आ रहा है बात समझ में? यस और नो? तो दस इज द sum stated in the memorandum as the capital of the company with which it is to be registered, being the maximum amount which is being authorized to raise by issuing shares। मतलब ये maximum capital है, आप जितना issue कर सकते हो। yes or no? And upon which it pays the stamp duty, it is usually fixed at the amount which is it is estimated the company will need, including the working capital and reserve capital if any। okay, नाउ इसके बाद आता है बेटा इशूड कैपिटल, लिखा है यहाँ पे 250। यस नो? ये इशूड कैपिटल क्या है बेटा? जिसे कंपनी क्या कर रही है बेटा? कम ऑन, इशू कर रही है फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर, कम ऑन, सब्सक्रिप्शन। याद रहेगा ये वर्ड? कंपनी इशूज फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन। यस और नो? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। अच्छा, क्या इशू जो कैपिटल होगा क्या वो अदर देन कैश होता है बेटा? यस। सारे ही काम कंपनी के कहाँ पे होते हैं बेटा? अदर देन कैश होता है। क्लियर और नॉट क्लियर? अच्छा, फिर इसके बाद क्या बोलता है कि जो ऑथराइज शेयर कैपिटल के ठीक नीचे क्या दिखाया जाता है बेटा? इशूड कैपिटल इन द बैलेंस शीट। बोलो हाँ या ना? तो इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द कंपनी टू डिस्क्लोज, कम ऑन, इशूड शेयर कैपिटल। यस और नो? तो नॉर्मली जब आप बैलेंस शीट बनाते हो वो कैसे बनाते हो बेटा कैपिटल का? सबसे पहले आप क्या लिखते हो बेटा? ऑथराइज शेयर कैपिटल लिखते हो या नहीं लिखते हो? देन इसके बाद आप क्या लिखते हो? डेट 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 डैश शेयर मल्टीप्लाइड बाय ₹10 ईच अमाउंट डेट डेट डैश, इसके बाद आप डबल अंडरलाइन करते हो। हाँ या ना? इसका मतलब क्या हो गया डबल अंडरलाइन का? सिर्फ मैंने डिस्क्लोज किया, इसका बैलेंस शीट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक इसके नीचे आप क्या लिखते हो बेटा? इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड कम ऑन, पेड अप शेयर कैपिटल। लिखते हो या नहीं लिखते हो बेटा? पेड अप शेयर कैपिटल लिखते हो। तो अब ये क्या हो गया बेटा? कौन सा शेयर कैपिटल आप दिखा रहे हो बेटा? कम ऑन, पेड अप शेयर कैपिटल जो कि सब्सक्राइब किया गया है, इशू किया गया। हाँ या ना? बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? मतलब अगर आपने इशू किया है बेटा कितना, आउट ऑफ 1,80,000 शेयर इशू किया है एट द रेट ऑफ ₹10, तो आप कितना दिखाओगे? 8 लाख दिखाओगे? या पेड अप मान लो किया गया बेटा 70,000 शेयर पे ₹8 के हिसाब से, तो आप कितना दिखाओगे बेटा? 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 8 के हिसाब से आप पेड अप शेयर कैपिटल दिखाओगे। बोलो हाँ या ना? बराबर है या नहीं है? कहने का मतलब क्या हो गया? इशू आपने कितना किया था बेटा? 8 लाख। बोलो हाँ या ना?
8 लाख किया था कि नहीं किया था बोला? हाँ या ना? बिल्कुल। तो 8 लाख आपने ये जो किया था तो अपने को 8 लाख दिखाना है 5,60,000 दिखाना है? जल्दी बोलो फटाफट से। 70,000 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 10 ये क्या है बेटा? ये कॉल्ड अप है, बोलो हाँ या ना? 70,000 सॉरी कॉल्ड अप नहीं, ये क्या है बेटा? सब्सक्राइब्ड है। ये क्या है बेटा? सब्सक्राइब्ड है। और मैंने फिर कॉल्ड अप के लिए क्या बोला था? 70,000 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 8 रुपीस के हिसाब से ये कॉल्ड अप मान लो। जरूरी नहीं कि 8 रुपए हो, 10 रुपए भी हो सकता है पूरा। जस्ट आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए बता रहा हूँ कि कॉल्ड अप अलग होता है, सब्सक्राइब्ड अलग होता है, इशूड अलग होता है, एंड कम ऑन ऑथराइज्ड अलग होता है। यस और नो? तो बेसिकली अपन जो बैलेंस शीट में दिखाते हैं बेटा, वो क्या दिखाते हैं? कम ऑन, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल। आ रहा है बात समझ? मतलब वो इशूड शेयर कैपिटल जो सब्सक्राइब्ड हुआ है और जिसकी वैल्यू क्या हो गई है बेटा? पे हो गई है। बोलो हाँ या ना? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? मैं कौन सा पोर्शन इशूड का दिखा रहा हूँ बेटा? जो सब्सक्राइब्ड हुआ है और पेड हुआ है। मतलब कितना मैं दिखा रहा हूँ बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। 70,000 मल्टीप्लाइड बाय कम ऑन 8 बराबर है क्या? 5,60,000 प्लस उसमें क्या होगा बेटा? कॉल्स इन एरियर होगा कि नहीं होगा? बोलो जरा फटाफट से यस और नो? तो 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 ये आपको अलग से दिखाना पड़ेगा। टोटल कितना हो जाएगा बेटा? 7 लाख रुपए। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? तो मतलब मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ बेटा कि 5,60,000 क्या है बेटा? पेड अप है और इतना अभी पैसा आना बाकी है। तो टोटल जो हमारा इशूड एंड सब्सक्राइब्ड है वो कितना है बेटा? 7 लाख रुपए। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। बराबर है। देन इसके बाद क्या बोल रहा है बेटा? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। वो पार्ट होता है कैपिटल का विच इज फॉर द टाइम बीइंग कम ऑन क्या लिखा गया है बेटा? सब्सक्राइब्ड बाय द मेंबर्स। यस और नो? सब्सक्राइब्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी मतलब जिसे क्या किया गया बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। परचेज कर लिया गया है। इट इज द नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर्स टेकन अप बाय द पब्लिक where any notice, advertisement or other official communication or any business letter, bill head or letter paper company states the authorized capital, subscribed and paid up capital must also stated in equally conspicuous character. A default in this regard will make the company and every officer who is in default liable to pay penalty extending to come on 10,000 and 5,000 respectively। ये बोला है सेक्शन 60 में। सेक्शन 60 अभी आपको ज्यादा दिमाग में नहीं रखना, बस इसको शॉर्टकट में आप ऐसे याद रख लो। ये बोलता है साहब, सेक्शन 60 बेसिकली बोलता है, ध्यान समझिएगा, where any notice, advertisement or other official communication or any business letter, bill head, whatever, कंपनी स्टेट्स अगर ऑथराइज शेयर कैपिटल, अगर किसी भी एडवर्टीजमेंट में, जो कि कौन कर रही है बेटा? कंपनी कर रही है। कंपनी अगर कोई भी एडवर्टीजमेंट कर रही है और उस एडवर्टीजमेंट में अगर उसने अपना ऑथराइज शेयर कैपिटल दिखाया है, बोलो हाँ या ना? अगर उसने ऑथराइज शेयर कैपिटल दिखाया है, द सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप आल्सो बी स्टेटेड इन इक्वली, बोलो हाँ या ना? कहने का मतलब अगर आप ऑथराइज शेयर कैपिटल, एक बात बताओ, अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो है ना, कंपनी के बारे में पब्लिक को बता रहे हो कि भाई मेरे पास जो कंपनी के पास कैपिटल है वो 1 लाख का है, क्या एक्चुअल में 1 लाख कैपिटल जो आपके पास आपने बता रहे हो वो ऑथराइज्ड है या उसका पैसा आपके पास आ गया है बेटा? वो ऑथराइज्ड है, सिर्फ वो रजिस्टर्ड है, उसका पैसा आपके पास नहीं है, बोलो हाँ या ना? इसलिए सेक्शन 60 बोलता है कि जब भी कंपनी क्या कर रही है बेटा? एडवर्टीजमेंट कर रही है, तो अगर वो अपना ऑथराइज शेयर कैपिटल दिखा रही है तो उसको साथ साथ फिर इशूड, पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी बताना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। हाँ, तो इससे पब्लिक को पता चलेगा कि अच्छा ये मैक्सिमम कैपिटल है, बट कंपनी के पास पैसा जो है वो इसका है, बोलो हाँ कि ना? यस। तो ये कौन मैंडेटरी कर दिया बेटा? सेक्शन नंबर 60 मैंडेटरी कर दिया। आई होप आई एम क्लियर विद दिस एवरीवन। यस। देन इसके बाद क्या आता है बेटा? कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल कहां पे आ गया बेटा? सेक्शन 215 में आ गया। 215 क्या बोल रहा है बेटा? डिफाइंस कॉल्ड अप कैपिटल एज सच पार्ट ऑफ द कैपिटल विच हैज बीन कम ऑन कॉल्ड फॉर पेमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कॉल्ड फॉर कम ऑन पेमेंट, याद आएगा या नहीं आएगा? हाँ या ना? It is the total amount called up on the shares issued। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? मतलब मैंने क्या बताया था? टोटल शेयर इशू कितने का किया था बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। 80,000।
हाँ या ना? मल्टीप्लाइड बाय 10 यही बताया था एग्जांपल में। तो आउट ऑफ 8 lakhs में कॉल्ड अप कैपिटल कितना है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। ये बोल रहा है ना इट इज द टोटल अमाउंट कॉल्ड अप ऑन द शेयर्स इशू। तो मैंने बोला सर कॉल्ड अप के लिए मैंने कितना बताया है? 80,000 मल्टीप्लाइड बाय कम ऑन 8 रुपीज। तो अभी वो जो 2 रुपए है वो कॉल्ड अप में नहीं आएगा। यस सुनो, तो जो 2 रुपए का गैप है वो क्या कहलाएगा बेटा? अनकॉल्ड कैपिटल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनकॉल्ड कैपिटल कहलाएगा। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर एवरीवन? बोलो जरा फटाफट से यस और नो। यस। और पेड अप कैपिटल मैंने क्या बोला बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। इज द टोटल अमाउंट ऑफ द पेड और क्रेडिटेड एज पेड अप ऑन शेयर्स इशूड। यस और नो? इट इज इक्वल टू कॉल्ड अप कम ऑन कॉल्ड अप कैपिटल माइनस लेस इन एरियर्स। यस और नो? यस और नो बराबर है या नहीं है? मतलब मैंने क्या बोला बेटा? 80,000 शेयर 8 रुपए के हिसाब से कितना हो गया बेटा? 6,40,000। हाँ या ना? बोलो जरा फटाफट यस। अच्छा पेडअप मैंने कितना किया इसका? 5 रुपया। 80,000 पे 5 रुपया कितना हो गया बेटा? 4 लाख। बोलो हाँ या ना? तो दिखाने का तरीका क्या होएगा बेटा? दिखाने का तरीका क्या होएगा कि टोटल कॉल्ड अप कैपिटल कितना है बेटा? पेडअप कैपिटल आप कैसे दिखाओगे? टोटल कॉल्ड अप कैपिटल कितना है? 6,40,000। बोलो हाँ या ना? माइनस क्या कर दो बेटा? कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर कितना है बेटा? कॉल्स इन एरियर कितना है बेटा? 80,000 मल्टीप्लाइड बाय कम ऑन टू 1,60,000 कितना आ गया बेटा? यही है ना? हाँ या ना? ना 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 ना। कॉल्ड अप कितना है बेटा? 8 8 जा 64 है ना? 6,40,000 एंड अच्छा 5 रुपए पेड अप किया है ना? 3 रुपया 3 रुपया 3 रुपया। तो 3 रुपया कितना आ गया बेटा? 2,40,000। तो कितना आ गया बेटा? 4 लाख हमारा ये पेड अप कैपिटल आ गया। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? बराबर है या नहीं है? तो या पेड अप कैपिटल प्लस कॉल्स इन एरियर करके टोटल कॉल्ड अप निकाल लो। हो सकता है नहीं हो सकता? और या तो टोटल कॉल्ड अप करके माइनस करके क्या निकाल दो आप? पेड अप कैपिटल निकाल दो। आई होप आई एम क्लियर विद दिस एवरीवन। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो बेटा यहाँ पे पूछ लेना। एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ सकता है, प्रैक्टिकली पूछ सकता है। भाई ये है, आप पेड अप कैपिटल निकाल के बताओ। पूछ लेगा कॉल्ड अप कैपिटल निकाल के बताओ। तो बताओ निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? बोलो जरा फटाफट से। पक्का 100%? तो एक एग्जांपल फिर से मैं दूं, कर लोगे? फटाफट से बताओ। चलो केस स्टडी मैं दे रहा हूं, आप समझना ठीक है? ये जो मैंने समझा है उसी को मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई कंपनी है बेटा, एक्स लिमिटेड कंपनी है, उसने एमओए में जो रजिस्टर किया हुआ है वो सपोज मान लो कितना है? 5 lakhs शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपीज। ओके? हाँ या ना? आउट ऑफ दैट पब्लिक को ऑफर कितना किया बेटा? यस कम ऑन। 4 लाख शेयर मल्टीप्लाइड बाय 10 ईच। हाँ या ना? आउट ऑफ दैट पब्लिक सब्सक्राइब्ड, समझ में आ रहा है? 3 लाख शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 10। ओके? कंपनी कॉल फॉर मनी, यस और नो, एट द रेट ऑफ रुपीज 8 पर शेयर। हाउएवर पब्लिक पे ओनली रुपीज 5 पर शेयर। हो सकता है चलो 6 पर शेयर ले लो। बराबर है क्या? कंपनी पूछ रही है व्हाट वुड बी द पेड अप शेयर कैपिटल। हो सकता है यस और नो? व्हाट वुड बी द पेड अप शेयर कैपिटल? बताओ जरा फटाफट से, पेड अप शेयर कैपिटल कितना आएगा बेटा? हाँ जी, और कैसे डिस्क्लोज करना है ये बताओ? एंड हाउ यू डिस्क्लोज पेड अप शेयर कैपिटल? हाँ, तो आप लिखने का तरीका क्या होएगा बेटा?
पूरा आपको लिखना पड़ेगा कि ऑथराइज शेयर कैपिटल जो था वो क्या था बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। 5 लाख इंटू 10 बराबर है, तो कितना हो गया बेटा, 50 लैक्स हो गया। तो इसको डबल अंडरलाइन करना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। देन इशूड शेयर कैपिटल कितना हो गया बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से आप। ये सब दिखाना पड़ेगा ना, यस और नो। 4 लैक्स मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना हो गया बेटा, कितना हो गया, 40 लैक्स, यस और नो, यस। 40 लैक्स आप इसको अंदर लिखोगे, बोलो हाँ या ना, यस। आउट ऑफ दैट, यस, आउट ऑफ दैट सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल कितना है बेटा, 3 लैक्स मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना हो गया बेटा, 30 लैक्स। ये भी बाहर नहीं जाएगा, बोलो हाँ या ना। बाहर क्या जाता है बेटा, पेड अप शेयर कैपिटल, बोलो हाँ या ना। ओके, देन इसके बाद कॉल्ड अप कैपिटल कितना आया बेटा, हाँ जी, कॉल्ड अप कैपिटल कितना है बेटा, 3 लैक्स इंटू 8 बराबर है क्या, कितना आ गया बेटा, 24 लाख। हाँ, अब क्या करूं मैं बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। लेस कॉल्स इन एरियर, समझ में आया या नहीं आया, हाँ या ना। तो कॉल्स इन एरियर कितना था बेटा, 3 लैक्स मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो जाएगा बेटा, 6 लैक्स। तो व्हाट वुड बी द पेड अप शेयर कैपिटल बेटा, 18 लैक्स। कुछ समझ में आया, हाँ या ना, यस। तो पेड अप शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा बेटा, कम ऑन, 18 लैक्स, यस और नो। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन। तो पेड अप शेयर कैपिटल कितना आ जाएगा बेटा, 18 लैक्स आ जाएगा। आई होप आई एम क्लियर विद। तो ये डिस्क्लोजर होना चाहिए आपका, क्या आप कर पाओगे ये डिस्क्लोजर, यस एवरीवन, क्लियर और नॉट क्लियर, यस। चल वेरी गुड। ना अब आता है बेटा हमारे पास, चूंकि शेयर कैपिटल है तो देयर आर कैपिटल, अब कितने तरीके के होंगे बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। तो अगर हमारे पास शेयर कैपिटल था, तो शेयर कैपिटल जो है वो कितने तरीके का हो सकता है, 2 तरीके का। नंबर वन इज इक्विटी शेयर कैपिटल, कम ऑन। एंड दूसरा है बेटा, कम ऑन, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, हाँ या ना। इक्विटी शेयर कैपिटल इज गवर्न बाय सेक्शन नंबर 43, याद रख लीजिएगा इसको। पिक्चर क्लियर है, यस सुनो, यस। तो सेक्शन 43 बोलता है जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, ये 2 तरीके से होता है, इक्विटी शेयर विद वीआर वोटिंग राइट्स, यस और नो। एंड दूसरा होता है बेटा इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, क्या बोला मैंने, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। मतलब ये हो गया बेटा ईएस विद वीआर, हाँ या ना। और ये हो गया बेटा ईएस विद कमॉन डीवीआर, याद रहेगा, यस और नो एवरीवन, यस। अच्छा, ये वोटिंग राइट्स क्या होता है बेटा, व्हाट इज वोटिंग राइट्स, कोई बताएगा। मैंने क्या बोला, जितने मेंबर होंगे उनके पास जितने शेयर होंगे, एक शेयर की एक वोटिंग होती है, बोलो हाँ या ना। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है, यस और नो, यस। तो ये बोले साहब 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट, यस और नो। तो इसके बाद जितने भी शेयर होंगे उतनी वोटिंग राइट्स होगी कि नहीं होगी, बोलो जरा फटाफट से। हाँ, अब कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो इसके पास 10 शेयर है, तो क्या ये 10 बार वोट करेगा। अच्छा, टोटल शेयर मान लो 100 था, टोटल शेयर कितना था बेटा, 100, जिसमें से इसके पास 10 वोट था, तो क्या ये 10 बार वोट करने जाएगा, 1 2 3 4 5, नहीं। वोट ये एक ही बार करेगा, वोट ये एक ही बार करेगा, बट इसकी वैल्यू 10% की रहेगी, बोलो हाँ या ना। टोटल शेयर कितना है बेटा, 10 आउट ऑफ 100, बोलो हाँ या ना। टोटल शेयर 100 है, जिसमें से 10 शेयर इसके पास, मतलब इसकी एक वोट की वैल्यू कितनी है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, 10%, यस और नो। अब मैंने कहा डिसीजन किसके बेसिस पे लिया जाएगा बेटा, मेजोरिटी के बेसिस, मेजोरिटी मतलब मोर देन 50%, हाँ या ना। तो मतलब अगर इसने एक वोट दे दिया, बताओ कंपनी के लिए मेंबर इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, मतलब इसका एक वोट जो है 10% का है, मतलब ये जिधर भी वोट कर देगा, बोलो जरा फटाफट से, उधर का डिसीजन जा सकता है नहीं जा सकता है। तो ये जो मेंबर है ये कंपनी के लिए क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट मेंबर है, बोलो हाँ या ना, इंपॉर्टेंट मेंबर है। और इसको हम बोलते हैं नॉर्मली एसबीओ, सब्सटेंशियल बिजनेस ओनर, क्या बोलते हैं इसको बेटा, सब्सटेंशियल बिजनेस ओनर। आ रहा है बात समझ में नहीं आ रहा, 10% रखना है ना स्टेक,
डेफिनेटली ये सब्सटेंशियल में आएगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? तो अब ये बोल रहे हैं जिसके पास भी इक्विटी शेयर होगा, वो मीटिंग में क्या कर सकता है बेटा? वोट कर सकता है, हाँ या ना? बच कुछ इक्विटी शेयर होल्डर ऐसे होते हैं, अब जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा पूरा फोकस कहाँ पे है बेटा? पढ़ाने पे, हाँ या ना? चलो मैं कंपनी में प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब कंपनी बोलती है आप मेरे कंपनी का शेयर ले लो, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा यार शेयर लेना पड़ेगा तो मीटिंग में आना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। मेरे को मीटिंग वीटिंग में इंटरेस्ट नहीं, डिसीजन में इंटरेस्ट नहीं, बस पैसा लगा रहा हूँ, मेरे को रिटर्न आना चाहिए। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है मैं पैसा लगा रहा हूँ, मेरे को आपके कंपनी के इंटरनल अफेयर में कोई लेना-देना नहीं है, ना ही मेरे को डिसीजन में मतलब है, ना ही मेरे को मीटिंग अटेंड करना है। बस मैं पैसा लगा रहा हूँ, मेरे को रिवॉर्ड आ जाए, बस बात खत्म हो गई। ऐसे भी शेयर होल्डर हो सकते हैं कि नहीं होते? हो सकते हैं। तो उनको जो इश्यू किया जाता है, वो क्या किया जाता है बेटा? डीवीआर इश्यू किया जाता है। डीवीआर का मतलब क्या होता है कि आप मेरे से क्या करो, डिविडेंड इक्विटी शेयर जो आप ले रहे हो, मेरी बात समझना, वो आप कैसे ले लो बेटा? डिफरेंशियल वोटिंग राइट, मतलब वोटिंग राइट हटा दो, उसके बदले में आप मेरे से ज्यादा डिविडेंड ले लो। बोलो हाँ या ना? तो अगर मैं नॉर्मली क्या कर रहा हूँ, डिविडेंड बोल रहा हूँ कि आप मेरे को 10% डिविडेंड ले लो मेरे से, बराबर है क्या? नॉर्मल शेयर होल्डर्स को बोल रहा हूँ कितना डिविडेंड ले लो मेरे से? 10%। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? वोटिंग राइट आप हटा दो, आप वोटिंग राइट की जगह पे मेरे से 15% डिविडेंड ले लो, मतलब एक्स्ट्रा 5% ले लो। हो सकता है क्या ऐसा? बोलो जरा फटाफट से। शेयर होल्डर मान जाएगा कि नहीं मान जाएगा? भाई मेरे को कंपनी की मीटिंग वीटिंग में कोई लेना देना नहीं है, मत दो वोटिंग राइट मेरे को, हाँ या ना? मेरे को आप एक्स्ट्रा डिविडेंड ज्यादा दे दो, मेरे को चलेगा। बोलो हाँ कि ना? यस। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलेंगे बेटा? कम ऑन, इक्विटी शेयर विद कम ऑन डिफरेंशियल राइट्स। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? यस। अच्छा, फिर ये बताओ प्रेफरेंशियल कैपिटल क्या होता है बेटा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो कैपिटल होता है आउट ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल, यस और नो? इशूड शेयर कैपिटल के दो भाग होते हैं, कौन कौन सा? एक तो इक्विटी शेयर होल्डर, दूसरा क्या होता है बेटा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो शेयर होल्डर्स होते हैं जिनको क्या मिलती है बेटा? कम ऑन, प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर होल्डर एज टू, कम ऑन, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड as to payment of repayment of repayment of assets, yes or no? And capital at the time of, at the time of liquidation, बराबर है क्या? हाँ या ना? ये बोल रहा है अगर कंपनी बंद नहीं हो रही है तो सबसे पहले मेरे को डिविडेंड दो। अगर आपके पास सफिशिएंट पैसा नहीं है डिविडेंड के लिए तो आप मुझे डिविडेंड दो आगे, इसके बाद जो बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर को देना। बोलो हाँ या ना? यस और नो? यस। दूसरा क्या बोलता है? अगर कंपनी वाइंड अप होने की कगार पे आई या कंपनी लिक्विडेट होने की कगार पे आई, तो जो भी पैसा आएगा एसेट बेचने से, वो सबसे पहले किसको आएगा? सबसे पहले किसको आएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आएगा। उनका आप लाइबिलिटी पे ऑफ कर दो, इसके बाद अब जो बचा वो आप इक्विटी शेयर होल्डर को देना। बोलो हाँ या ना? यस। तीसरा, तीसरा मेरी बात ध्यान समझना, नॉर्मली वोटिंग राइट्स किसके केस में रहेगा बेटा? इक्विटी शेयर के केस में। किसके केस में? इक्विटी शेयर के केस में। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के केस में क्या रहेगा बेटा? नो वोटिंग राइट्स। नॉर्मली इनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है, याद रखिएगा। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब मिलेगी वोटिंग राइट्स किस में बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। एक्सेप्ट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैविंग इंटरेस्ट इन पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन ऑफ कंपनी, यस और नो? मतलब कुछ सिचुएशन में ऐसा बोला गया कि यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रायोरिटी दी जाएगी, मतलब उनका इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है मीटिंग में, ऐसा अगर बोला गया है, आ रहा है बात समझ में? तो उस केस में उनके पास जो है वोटिंग राइट्स रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया?
मतलब जो-जो सिचुएशन में कंपनी ने बोला है कि यहाँ पे प्रेफ़रेंस शेयर होल्डर चाहिए, फिर उस सिचुएशन में आप उनको वोटिंग राइट दोगे। बाकी के सिचुएशन में उनको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। नंबर 2 पहला ये हो गया एंड नंबर 2 क्या हो गया बेटा? एट द टाइम ऑफ कम ऑन वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। समझ में आया या नहीं आया एवरीवन? यस और नो? यस। तो यहाँ पे क्या बोला? नॉर्मली वोटिंग राइट्स नहीं होता है प्रेफ़रेंस शेयर होल्डर को। बट कहाँ पे मिलेगी बेटा वोटिंग राइट्स? एक जहाँ पे स्पेसिफिकली बोला गया है कि इस ट्रांजैक्शन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी हम इन्वॉल्व करेंगे एंड नंबर 2 क्या बोला गया? एट द टाइम ऑफ कम ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो इन दो जगह पे इनके पास वोटिंग राइट रहेगा, बाकी की जगह पे नहीं रहेगा। प्रायोरिटी इनको किसकी मिलेगी बेटा? डिविडेंड की एंड नंबर 2 कम ऑन एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप रिपेमेंट ऑफ कैपिटल एज वेल एज एसेट्स की। आई होप आई एम क्लियर। पिक्चर क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लो यहाँ तक। किसी को कोई डाउट है? बस इतना ही याद रखना है आपको शेयर कैपिटल के केस में। आ जाइए थ्योरी एक बार देख लेते हैं। शेयर मैंने बताया था कि बेटा शेयर क्या होता है? बताया था? यस। द यूनिट ऑफ द एंटायर शेयर कैपिटल इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉमन शेयर। जो कि कहाँ पे डिफाइन किया गया है? 284 में। मैंने अगेन बोला सेक्शन 2 आप याद रखना, बात खत्म होगी। बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। और स्टॉक का मतलब क्या होता है बेटा? विच मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक। लिखा हुआ है, स्टॉक भी लिखा है। स्टॉक का मतलब क्या बेटा? क्लोजिंग स्टॉक ना। यहाँ पे बोल रहा है सपोज एग्जांपल के तौर पे रिलायंस कंपनी है बेटा। बताया था रिलायंस कंपनी है। रिलायंस कंपनी के अंदर कितनी कंपनी रजिस्टर्ड है बताओ जरा फटाफट से? रिलायंस इस ब्रांड के अंदर कितनी कंपनी रजिस्टर्ड? 500। 500 कंपनी के शेयर भी होंगे कि नहीं होंगे? बोलो जरा फटाफट से। अगर कंपनी बहुत सारी है, कंपनी 1 है तो इसका शेयर होगा, हाँ या ना? कंपनी 2 है तो इसका शेयर होगा, कंपनी 3 है तो इसका शेयर होगा, कंपनी 4 है तो इसका शेयर होगा। ओके, यस और नो? 5 है तो इसका शेयर होगा। मतलब हर एक कंपनी के अलग-अलग शेयर है या नहीं है? अच्छा ये बताओ, क्या हर एक शेयर की वैल्यू बढ़ ही रही होगी मार्केट में? क्या हर एक शेयर पे प्रॉफिट होगा ही क्या कंपनी को? बोलो ज़रा फटाफट से। ज़रूरी है क्या? नहीं, तो किसी शेयर में प्रॉफिट हो सकता है, किसी शेयर में लॉस हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो कंपनी ने सोचा, ध्यान से समझ, कंपनी ने सोचा ये मेरी ही कंपनी है, हर एक शेयर को मिला के एक स्टॉक बना दो, हो सकता है क्या? हर एक शेयर की एक क्या बना दो? पोर्टफोलियो बना दो। क्या बना दो बेटा? पोर्टफोलियो बना दो। अब अगर मैंने हर एक शेयर की एक पोर्टफोलियो बना दी, अब इस बकेट में बताओ ऐसा शेयर भी है जिसकी प्रॉफिट हो रही है, ऐसा शेयर है जिसको लॉस भी हो रहा है, और भी शेयर है जिसको प्रॉफिट हो रहा है, और भी शेयर है जिसको लॉस हो रहा है, हो सकता है? अब बताओ अगर कोई शेयर एक शेयर परचेज करता है, तो उस इन्वेस्टर के लिए रिस्क ज्यादा है या कम है? ज्यादा है या कम है? बोलो ना जरा फटाफट से। ज्यादा होगा। बट अगर कोई इन्वेस्टर ये पोर्टफोलियो परचेज कर लेता, हो सकता है क्या? अब ये मान लो टोटल शेयर यहाँ पे जो आ गए, ये मान लो ये एक शेयर था, यहाँ पे कंपनी ने कितना रजिस्टर किया हुआ था बेटा? 10,000 शेयर। इस शेयर को 20,000 शेयर, तो ऐसे सबका मिला दिया तो मैंने बोला यहाँ पे आ रहा है 5 लाख शेयर। हो रहा है? बोलो हाँ या ना? अब इस 5 लाख शेयर जो टोटल शेयर आए, इसको डिवाइड कर दिया 5,000 नंबर ऑफ स्टॉक में, हो सकता है बेटा? मतलब वन स्टॉक इज इक्वल टू कितना हो गया? और शेयर बेटा जल्दी बोलो फटाफट से। 1,000 शेयर। कितना ही आएगा? नहीं 1,000 नहीं, 100 शेयर आएंगे ना। वन स्टॉक इज इक्वल टू 100 शेयर। बराबर है क्या? 5,000 शेयर किया ना, मतलब दो हटाया, बराबर है क्या? यस। तो वन स्टॉक इज इक्वल टू 100 शेयर। अब ये क्या बोल रहा है? इतना टोटल स्टॉक कितना आ गया बेटा? अब 5,000 स्टॉक आ गया। आ गया या नहीं आ गया? इसकी एक एक स्टॉक की आपने क्या निकाल दी बेटा? पार वैल्यू निकाल दी। बोलो हाँ या ना? और अब इसको लिस्ट कर दिया, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कंपनी ने इसको भी लिस्ट कर दिया। मतलब अब कंपनी दो प्रोडक्ट बेच रही है, या तो आप इंडिविजुअल शेयर ले लो, या तो आप क्या किया है मैंने ही अपने एसेट को मैनेज किया इस तरीके से कि अब जो है आप स्टॉक परचेज, मतलब आपने एक स्टॉक परचेज किया, मतलब कितना शेयर परचेज कर लिया बेटा? 100 शेयर परचेज कर लिया। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस और नो? और इसकी वैल्यू हमेशा हमेशा शेयर से ज्यादा होगी कि नहीं होगी? एक स्टॉक की वैल्यू जो है एक शेयर से ज्यादा होगी कि नहीं होगी?
पर ये बताओ अगर आप एक स्टॉक भी परचेज़ कर लेते हो, तो बताओ ज़रा फटाफट से क्या आप हमेशा रिस्क ज़ोन में रहोगे या रिस्क फ्री ज़ोन में रहोगे बेटा? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? येस और नो? तो इट इज़ ऑलवेज़ एडवाइजेबल टू परचेज़ स्टॉक रादर देन हैविंग बॉट कम ऑन शेयर्स। बराबर है क्या? अच्छा एक बात बताओ, अब मान लो बेटा अब इसमें डिमेरिट्स क्या है? अगर आप स्टॉक परचेज़ करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा, हाँ या ना? बट आपको लॉस भी नहीं होएगा। मतलब थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन रहेगा बट हमेशा आप प्रॉफिट में रहोगे। बट अगर आप रिस्क वाला गेम खेलना चाहते हो, ब्लाइंड गेम खेलना चाहते हो, फिर आप कहाँ पे उतरोगे बेटा? शेयर में। अगर आपको अच्छा एनालिसिस होगा मार्केट का, स्टॉक मार्केट का, तो फिर आप शेयर में जाओगे। अगर आपको अच्छा स्टॉक मार्केट में नॉलेज नहीं है, पर आप जो है थोड़ा-सा रिस्क फ्री गेम खेलना चाहते हो, तो फिर आप कहाँ पे जाओगे बेटा? स्टॉक में। कहाँ पे जाओगे बेटा? स्टॉक में। फिर इसी तरीके से आपके दिमाग में सर क्या स्टॉक म्यूचुअल फंड है? मैंने कहा नहीं बेटा, स्टॉक अलग चीज़ है और म्यूचुअल फंड अलग चीज़ है। कोई बताएगा स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड में क्या फ़र्क होता है? समझ में आया या नहीं आया? शेयर समझ में आया क्या बेटा? स्टॉक समझ में आया क्या बेटा? म्यूचुअल फंड अब क्या है बेटा? म्यूचुअल फंड क्या होता है? अच्छा स्टॉक क्या होता है बेटा? जब एक ही कंपनी अपने मल्टीपल शेयर को डिवाइड कर देती है तो वो स्टॉक बनता है। बोलो हाँ या ना? और जब मल्टीपल कंपनी के शेयर को क्या बोला मैंने? मल्टीपल कंपनी के शेयर को तो कंपनी 1 का शेयर, कंपनी 2 का शेयर, अलग-अलग कंपनी का शेयर जब एक साथ मिलके पोर्टफोलियो बनाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? म्यूचुअल फंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूचुअल फंड। मतलब स्टॉक के केस में क्या है बेटा? एक ही ओनर है बोलो हाँ या ना? बट मल्टीपल शेयर है। मल्टीपल शेयर है, यस और नो? और इसको क्या किया उसने? इसको क्या किया? डिवाइड कर दिया, एक्यूमुलेट करके डिवाइड कर दिया तो क्या बन गया बेटा? स्टॉक बन गया। और अगर मल्टीपल ओनर्स है और उनने अपने-अपने शेयर को क्या किया बेटा? एक साथ कर दिया तो वो क्या बन गया बेटा? म्यूचुअल फंड बन गया। आई होप आई एम क्लियर। बोलो ज़रा फटाफट से पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो शेयर, स्टॉक और म्यूचुअल फंड दोनों समझ में आया कि तीनों समझ में आया कि नहीं आया? यस, ओके। तो अब यहाँ पे देखो, ये बोल रहा है ये जो शेयर कैपिटल है बेटा, कितने तरीके से डिवाइड किया? जल्दी बोलो फटाफट से। और दूसरा बेटा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कौन होल्ड करेगा बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर बोलो हाँ या ना? और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कौन होल्ड करेगा बेटा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। बता दिया, यस नो? और इसके पास क्या है बेटा? या तो वोटिंग राइट रहेगा या तो कम ऑन डिफरेंशियल वोटिंग राइट रहेगा। बोलो हाँ या ना? अच्छा ये बताओ, शेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल है बेटा? शेयर मूवेबल प्रॉपर्टी कौन बता रहा है बेटा? सेक्शन नंबर 44, यस और नो? तो इधर एक सीक्वेंस दिया हुआ है आपका 43, 44 एंड 45। अगर आप देखोगे 43 बहुत बड़ा सेक्शन है, मैं सेक्शन कवर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जितनी बातें आईसीआई मॉड्यूल में कही है बस उतनी बातें यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। बोलो हाँ या ना? तो 1 से लेके 10 तक एक कवर कर दिया, 43, 44, 45 का रेफरेंस एक दे दिया और एक सेक्शन 60 था, वो भी हमने कवर कर दिया। बोलो हाँ कि ना? सेक्शन 60 क्या था बेटा? कि अगर आप अपने एडवर्टाइज़मेंट में ऑथराइज़्ड शेयर कैपिटल दिखाओगे, तो उसके साथ-साथ आप क्या दिखाओगे बेटा? सब्सक्राइब्ड और पेड अप शेयर कैपिटल भी दिखाओगे। यही सेक्शन 60 बोलता है। बोलो हाँ या ना? चाहे वो आपका बिज़नेस लेटर हो, ब जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें अगर ऑथराइज़्ड शेयर कैपिटल दिखा है, तो आपको सब्सक्राइब्ड और पेड अप शेयर कैपिटल भी दिखाना पड़ेगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, अकेले ऑथराइज़्ड शेयर कैपिटल आप नहीं दिखा सकते हो? हाँ या ना? यस। तो सेक्शन 44 क्या बोल दिया बेटा? शेयर इज़ कम ऑन मूवेबल प्रॉपर्टी। यस और नो? मतलब इसमें क्या बताओ ज़रा फटाफट से? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो ज़रा फटाफट यस और नो? मतलब जीएसटी, इसके सेल पे जीएसटी वगैरह लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी साहब। यस और नो? क्लियर और नॉट क्लियर? ओके। एंड सेक्शन 45 क्या बोलता है बेटा? हर एक शेयर का यूनिक नंबर होता है। मैंने बोला कंपनी ने 100 शेयर इश्यू किया है, हाँ या ना? तो 100 शेयर जो हैं, उसका अपना क्या है बेटा? यूनिक नंबर है। हो सकता है या नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे मेरे लेक्चर्स होते हैं, अब लेक्चर्स तो एक ही है बट मैंने लेक्चर्स डिवाइड किए नहीं किए बेटा। तो हर एक लेक्चर का नंबर है कि नहीं है? लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर तभी उससे आइडेंटिटी पता चलेगी ना कि कौन से लेक्चर में क्या डला हुआ है। बोलो हाँ कि ना? यस। तो अगर हाँ, तो जितने भी शेयर कंपनी इश्यू करेगी, हर एक के पास क्या होएगा उसका? वो तो बोलो ज़रा फटाफट से? यूनिक नंबर होएगा। यस और नो? पिक्चर क्लियर है, नहीं क्लियर है? सपोज़ मान लो कंपनी ने शेयर इश्यू किया बेटा कितना? 100 शेयर। तो 100 शेयर के क्या है बेटा? यूनिक नंबर। बोलो हाँ या ना? बराबर है या नहीं है?
और ये कंपनी ने शेयर को लिस्ट कर दिया। कहाँ पे बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से स्टॉक एक्सचेंज में। स्टॉक एक्सचेंज में था मतलब उसका बीएसई या एनएसई में लिस्टेड होगा, हाँ या ना? बोलो ज़रा फटाफट से यस। अब मान लो इसमें से जो शेयर्स थे, यस और नो? 100 शेयर्स में से 10 शेयर किसने रखा हुआ था बेटा? एक्स ने। 20 शेयर किसने रखा हुआ था? वाई ने। 30 शेयर किसने रखा हुआ था? पी ने। एंड कितना हो गया बेटा? 50 शेयर्स रखा हुआ था क्यू ने। बोलो हाँ या ना? हो सकता है? एक्स ने अपना शेयर बेच दिया बेटा किसको? ए को। तो ये जो 10 शेयर गए बेटा, बताओ ज़रा फटाफट से, ये यूनिक नंबर शेयर है क्या? ये इसका इसका अच्छा, अगर इसका नंबर जो है बेटा से सपोज़ मान लो मैंने दिया हुआ है इसका नंबर, सपोज़ मान लो दिया हुआ है मैंने R1, हो सकता है? R1 हो सकता है? मतलब ये स्पेसिफिक कैटेगरी का शेयर हो गया, नहीं हो गया? बोलो ज़रा फटाफट से। अब मैंने बोला R1 जो क्लास ऑफ शेयर है उसमें जो है ए टू जे है, बोलो हाँ कि ना? ए टू जे नंबर दिया हुआ है, बराबर है कि नहीं है? शेयर नंबर 1 जो है उसका नाम ए है, शेयर नंबर 2 उसका नाम बी है, शेयर नंबर 3 उसका नाम सी। हो सकता है, नहीं हो सकता? बोलो ज़रा फटाफट। हर एक शेयर की नंबर दी गई है, यही बोल रहा है 45? शेयर शैल बी नंबर्ड, लिखा है, नहीं लिखा है? एवरी शेयर इन अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, येस और नो? मतलब कोई बंदा 1 यूनिट भी खरीदेगा तो उसकी नंबरिंग जो है वो रजिस्टर्ड है, बोलो हाँ या ना? कंपनी ने जितने भी प्रोडक्ट परचेज़ किए, हर एक का नंबर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, यस और नो? तो इसने बोला कि अगर 100 शेयर इश्यू कर रहा हूँ तो 100 शेयर को मैंने एक यूनिक नंबर दिया हुआ है। अब वो शेयर किसी के पास भी रहेगा तो मुझे पता है कि ये शेयर किसके पास है। बोलो हाँ कि ना? तो इसने इसने किसको किसको दे दिया शेयर बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। ये 100 शेयर किसको दे दिए बेटा? डिपॉजिटरीज़ को। किसको दे दिए? डिपॉजिटरीज़ को, यस और नो? डिपॉजिटरीज़ समझती है क्लास क्या होता है? यस। नाम सुना है बेटा? सीडीएसएल ऑब्लिक एनएसडीएल, हाँ या ना? 2 ही डिपॉजिटरीज़ होते हैं। डिपॉजिटरीज़ का काम क्या होता है बेटा? कंपनी से शेयर परचेज़ करके पब्लिक को बेचना। हाँ या ना? अब मेरी बात ध्यान से समझना बेटा। डिपॉजिटरीज़ का नाम इसलिए आ गया क्योंकि आप जो पब्लिक शेयर परचेज़ कर रही है बेटा, वो किसके थ्रू परचेज़ कर रही है? डीमैट अकाउंट। हाँ या ना? अब ये डीमैट अकाउंट क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट है या नहीं है? और इलेक्ट्रॉनिक इस अकाउंट में आप जितने भी शेयर परचेज़ कर रहे हो या सेल कर रहे हो, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, नहीं हो रही है बेटा? तो बताओ ये सॉफ्टवेयर मेंटेन कौन कर रहा है? हु इज़ द ओनर ऑफ द सॉफ्टवेयर? डिपॉजिटरीज़। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस और नो? तो बेसिकली पब्लिक को अगर किससे इंटरैक्ट करना है बेटा? स्टॉक एक्सचेंज से। तो वो डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। वो उसको किसके पास जाना पड़ेगा? डिपॉजिटरीज़ के पास। डिपॉजिटरीज़ को अप्लाई करना पड़ेगा, भैया मेरे को क्या बना के दे दो? कम ऑन, डीमैट अकाउंट। तो आपको इस एक अकाउंट कहाँ पे खोलना पड़ेगा बेटा? डिपॉजिटरीज़ में। और डिपॉजिटरीज़ बताओ उस अकाउंट को कंट्रोल कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है। मतलब उसके पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है या नहीं है? है। और डिपॉजिटरीज़ ये आपसे क्या करवा रहा है बेटा? बीएसई और एनएसई में ट्रेड करवा रहा है। यही पिक्चर है, हाँ या ना? और बीएसई, एनएसई के थ्रू जो है कंपनी का शेयर जो है वो डील हो रहा है मार्केट में, बराबर है क्या? तो अगर ये कंपनी 100 शेयर किसको दिए बेटा? डिपॉजिटरीज़ को। तो आज इसका ओनर कौन है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। डिपॉजिटरीज़ है या नहीं है? 1, 2, 3, 4 अप टू 100 शेयर का ओनर कौन है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। डिपॉजिटरीज़ है। तो डिपॉजिटरीज़ बेटा कौन है बेसिकली, ओनर है या कस्टोडियन है? कस्टोडियन नहीं बेटा, ये क्या है बेटा? रजिस्टर्ड ओनर है। कौन है? कौन है? रजिस्टर्ड ओनर। क्या बोला मैंने? रजिस्टर्ड ओनर, कस्टोडियन नहीं है, ये ओनर है, रजिस्टर्ड ओनर है। मतलब इसका नाम कहाँ पे डाला हुआ है बेटा? एमओए में। बोलो हाँ या ना? अब डिपॉजिटरीज ने जो शेयर खरीदे थे 100 शेयर, आउट ऑफ आउट ऑफ दैट 10 शेयर जो है मिस्टर ए ने परचेज कर लिया। बोलो हाँ या ना? तो मिस्टर ए कौन हुआ बेटा? मिस्टर ए कौन हुआ? ना, अरे परचेज कर रहा है ना बेटा, परचेज कर रहा है, तो ओनर होगा या नहीं होगा? बट इसका नाम क्या एमओए में डला हुआ है? इसने कौन से नंबर का शेयर परचेज किया, क्या एमओए में डला हुआ है? नहीं डला हुआ है। डालना जरूरी है कि नहीं?
बोलो ज़रा फटाफट, क्या यार ओनर रोज़ शेयर परचेज़ कर रहा है, सेल कर रहा है, इंट्राडे सेलिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है? येस और नो? समझ में आया या नहीं आया? यस। तो यहाँ पे इसको कौन-सा ओनर बोला जाएगा बेटा? बेनिफिशियल ओनर बोला जाएगा। कौन बोला जाएगा बेटा? ये बेनिफिशियल ओनर है, मेरी बात ध्यान से बेनिफिशियल ओनर है या नहीं है? हाँ या ना? मतलब बेनिफिशियल ओनर का मतलब क्या हुआ बेटा? बेनिफिशियल ओनर का मतलब क्या हुआ? मेरी बात ध्यान से समझना। जो डिविडेंड लेगा, बोलो हाँ या ना? बेनिफिट ले रहा है। बेनिफिट का मतलब क्या हो गया बेटा? बेनिफिट का मतलब सिर्फ 2 ही होता है। नंबर 1 इज़ डिविडेंड एंड नंबर 2 इज़ कम ऑन वोटिंग राइट्स। बोलो हाँ या ना? यही होगा ना? बेनिफिशियल ओनर है मतलब नाम किसका रहेगा बेटा? रजिस्टर्ड ओनर का। बोलो हाँ या ना? बट डिविडेंड किसको मिलेगा बेटा? बेनिफिशियल ओनर। कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? यस और नो? तो एक बात बताओ, डिपॉजिटरीज के जरिए क्या कंपनीज का पूरा शेयर पब्लिक परचेज कर सकता है क्या? सोच के देखना बेटा। कर सकता है नहीं कर सकता है? अच्छा तो एक बात बताओ, कंपनी अपने पास क्या करेगी बेटा? पूरा शेयर पब्लिक को लॉन्च कर देगी। तो कंपनी मर जाएगी कि नहीं मर जाएगी? सोच के देखो। कंपनी मर जाएगी कि नहीं मर जाएगी? मर जाएगी। क्यों मर जाएगी? बोले यार जैसे ही जिसके पास 51% की होल्डिंग चली जाएगी, उसके पास कंट्रोल चला जाएगा। बराबर है क्या? तो कंपनी कभी भी अप टू 51% अपने पास रखती है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर शेयर कैपिटल, ध्यान से समझना बेटा, शेयर कैपिटल कंपनी के पास कितना है बेटा? 1 करोड़। कितने का है? 1 करोड़। तो कम से कम 51 लैक्स का शेयर वो अपने पास रखेगी, वो पब्लिक को नहीं देगी। हाँ या ना? ऐसा उसने क्यों किया बेटा? कि अगर मान लो, अगर यहाँ पे पब्लिक अलग-अलग, अलग-अलग आज ओनर है, कल को पब्लिक मान लो अपना एक गुट बना लेती, हो सकता है? यूनिटी बना लेती है और बोलती है इस कंपनी को मुझे बर्बाद करना है, एक काम करो जितने लोगों ने भी अलग-अलग शेयर लिया हुआ है, सब एक जगह पे कर दो, हर एक का एक ओनर बना दो। कंपनी लूट जाती कि नहीं लूट जाती बेटा? लूट जाती। तो कंपनी ने क्या होशियारी की? 51% अपने पास रखा। मतलब अब अगर ये जुट भी बनाएँगे, तो ये मैक्सिमम कितना ला सकते हैं बेटा? 49%। बोलो हाँ या ना? तो क्या कंपनी को कंट्रोल ले सकते हैं क्या अपने हाथ में? नहीं ले सकते। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो हमेशा याद रखना बेटा, कंपनीज़ एक्ट रिस्ट्रिक्शंस डालता है कि आप मैक्सिमम शेयर या जो मोटा शेयर है, वो आप किसी भी एक पर्सन को जो है आप नहीं दे सकते हो। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? आप छोटा-मोटा शेयर जो है पब्लिक को इश्यू कर सकते हो। मैक्सिमम सब्सटेंशियल शेयर जो है वो आप पब्लिक को इश्यू नहीं कर सकते हो। ये रिस्ट्रिक्शन जो है कंपनीज़ एक्ट डालता है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। कहाँ पे डालता है, कौन से सेक्शन में डालता है, ये अपन बाद में देखेंगे। पिक्चर क्लियर है एवरीवन? एक कहानी बता दी ताकि आपके दिमाग में फिट रहे बेटा। ओके। अब अगर मैं ये बोलता हूँ साहब ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या बता दिया बेटा? यहाँ पे सिंपली क्या बताया? ये क्लियर हो गया? कहानी क्लियर हो गई, नहीं क्लियर होगी? डिपॉजिटरीज़ क्लियर है, सीडीएसएल क्लियर है, एनएसडीएल क्लियर है। तो अब मैं यहाँ बता रहा हूँ कि जब इसने ये अपना शेयर जो है पब्लिक को दिया, तो बताओ ज़रा फटाफट से, नंबर चेंज हो जाएगा क्या? क्या वो नया शेयर अलॉट कर रही है कंपनी? कंपनी अलॉट नहीं कर रही है। जो कंपनी ने शेयर ऑलरेडी डिपॉजिटरीज़ को दे दिया था, सिर्फ उसका बेनिफिशियल ओनर चेंज हो रहा है। बोलो हाँ या ना? कंपनी ने कोई नया शेयर इश्यू किया है क्या बेटा? बोलो ज़रा फटाफट से। अगर डिपॉजिटरी से शेयर अब किसके ट्रांसफ़र हो रहा है? किसको ट्रांसफ़र हो रहा है? ए को ट्रांसफ़र हो रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि कंपनी ने नया शेयर इश्यू किया है? नहीं, कंपनी ने उतना ही शेयर इश्यू किया है। समझ में आया या नहीं आया? यस, तो नया शेयर इश्यू नहीं हुआ है, सिर्फ शेयर क्या हुआ है बेटा? ओनरशिप ट्रांसफ़र हुआ है। आई होप आई एम क्लियर विथ दिस। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो इसपे भी एक एग्ज़ाम्पल है कि से सपोज़ मान लो टाटा ने एक कार मैन्युफैक्चर की। अब मैन्युफैक्चर कर रही है मतलब क्या हो रहा है बेटा? शेयर इश्यू हो रहा है। बोलो हाँ या ना? मतलब एक नई कार मार्केट में आई या नहीं आई? आई। अब मैंने वो कार खरीद ली, अब मैं कार बेच रहा हूँ। तो क्या कंपनी कार बेच रही है बेटा? कंपनी कार नहीं बेच रही है। उसका ओनर, तो ओनरशिप ट्रांसफर हुआ है। कंपनी ने कार नया लॉन्च नहीं किया। बोलो हाँ या ना? तो अगर कंपनी ने 100 कार मैन्युफैक्चर कर दी है, तो कंपनी कितनी कार सेल कर सकती है बताओ? 100?
अब उसमें से एक कार उसने एक्स को बेच दिया, एक्स ने वाई को बेच दिया, तो ये सेल किसका माना जाएगा बेटा? एक्स का सेल माना जाएगा या कंपनी का सेल माना जाएगा? एक्स का सेल माना जाएगा। सेम वे पे शेयर के लिए अप्लाई होता है बेटा, कि जितना कंपनी ने शेयर इश्यू कर दिया बस वही शेयर डिस्टिंक्टिव नंबर में रहेंगे। समझ में आया क्या? जो डिपॉजिटरीज बेच रही है या बेनिफिशियल ओनर बेच रहा है आगे चल के शेयर को, तो इट इज जस्ट अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। इट इज नॉट अ डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ शेयर्स विच इज बीइंग इशूड बाय द कंपनी। आ रहा है बात समझ में? पिक्चर क्लियर है एवरीवन? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यस। ओके, फिर इसने क्या बता दिया बेटा? काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल बता दिया मैंने, बोलो हाँ या ना। एक आता है बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल विद वोटिंग राइट्स एंड विद डिफरेंशियल राइट्स, बोलो हाँ या ना। और दूसरा मैंने क्या बता दिया बेटा? प्रेफरेंशियल कैपिटल्स बता दिया। ये सारी चीजें यहाँ पे वही चीज दी हुई है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट की बात कर रहा है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस एवरीवन। यस, तो हमारा क्या क्या कंप्लीट हो गया बेटा? शेयर कंप्लीट हो गया, शेयर कैपिटल कंप्लीट हो गया। नाउ विल कम टू व्हाट? कम ऑन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। आ जाएं जरा फटाफट से, यस और नो? एवरीवन? ओके, ना मैंने क्या बताया था बेटा? कंपनी को इनकॉर्पोरेट कौन करता है? बोलो जरा फटाफट से। कंपनी को इनकॉर्पोरेट कौन करता है बेटा? प्रमोटर। कौन करता है बेटा? प्रमोटर। बराबर है क्या? कितना टाइम हो गया? एक काम करते हैं, हाँ जी, क्या हो गया? ज्यादा टाइम हो गया क्या? कर सकते हैं आधे घंटे और, मैक्स टू मैक्स सेशन ये कंप्लीट हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलो। तो प्रमोटर है, प्रमोटर कंपनी को क्या कर रहा है बेटा? कंपनी को क्या करता है? वो फॉर्म करता है। क्या करता है बेटा? फॉर्म करता है। यस और नो? अब प्रमोटर जो है, प्रमोटर कौन बंदा होता है? जो कंपनी के लिए आइडिया लाता है। बोलो हाँ या ना? कंपनी को क्या करता है बेटा? रजिस्टर करता है। बोलो हाँ या ना? कंपनी के लीगल एक्सपेंसेस बेयर करने वाला ये कौन बंदा होता है बेटा? प्रमोटर होता है। कौन होता है? प्रमोटर होता है। और कंपनी जब फॉर्म हो गई तो कंपनी को आरओसी में रजिस्टर कराना है। बोलो हाँ या ना? जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। क्या बोलते हैं बेटा? हम जल्दी बोलो फटाफट से। हाँ या ना? यस। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जब कंपनी को इनकॉर्पोरेट करा रहा है, यस और नो, या जो कंपनी की आइडिया ला रहा है या रजिस्टर कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? प्रमोटर। क्या बोलेंगे? प्रमोटर। और इसका नाम, जब आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट किया, एमओए बनाया था या नहीं बनाया था? बनाया था। तो एमओए में इसका नाम एज अ क्या लिखा होना चाहिए बेटा? प्रमोटर लिखा होना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर। मतलब ये वो पर्सन है जो कंपनी को क्या किया है? फॉर्म किया है और रजिस्टर किया है। बोलो हाँ या ना? यस। यहां से ही कंपनी क्या आती है बेटा? कंपनी इन एग्जिस्टेंस। यहां पे कंपनी का जन्म होता है। आई होप आई एम क्लियर। यस। तो जब जन्म होगा मतलब उसका बर्थ सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? दिया जाएगा। तो आरओसी क्या इशू करती है बेटा? सर्टिफिकेट ऑफ कम ऑन इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अच्छा, जब भी रजिस्टर किया जाता है कंपनी को तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं बेटा? स्पाइस। ई स्पाइस। क्या यूज करते हैं बेटा? ई स्पाइस सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं कंपनी को क्या करने के लिए बेटा? नई कंपनी को रजिस्टर करने के लिए। याद रहेगा क्या? यस एवरीवन? यस। तो देखो, प्रमोटर वो बंदा है जिसका नाम कहाँ पे दिया है बेटा? कम ऑन, प्रोस्पेक्टस में या तो एनुअल रिटर्न करते वक्त। एनुअल रिटर्न का मतलब क्या हो गया बेटा? जब कंपनी काम कर रही है तो अपना बैलेंस शीट वगैरह बनाती है कि नहीं बनाती है? बोलो हाँ या ना? बनाती है। तो जब कंपनी ये सारा का सारा काम करती है तो कंपनी ये सारे के सारे रिटर्न बनाती है और किसको सबमिट करती है बेटा? आरओसी को। तो ये बोलते हैं साहब, प्रमोटर वो होता है जिसका नाम या तो एमओए में सॉरी, प्रोस्पेक्टस में दिया हो, यस और नो, या तो दूसरा कहाँ पे दिया हो बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। एनुअल रिटर्न में दिया हो। कहाँ दिया हो बेटा? यहाँ पे एमओए नहीं, प्रोस्पेक्टस। कहाँ पे दिया हो बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। या तो कहाँ पे दिया हो? प्रोस्पेक्टस में लिखाया गया हो, और या तो कहाँ पे दिया गया हो बेटा? एनुअल रिटर्न में। बोलो हाँ या ना? अच्छा, प्रोस्पेक्टस जो है बेटा, ध्यान समझना, पब्लिक कंपनी के केस में रहता है। किसके केस में रहता है बेटा? पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी का प्रोस्पेक्टस नहीं होता है। हाँ या ना? तो प्राइवेट कंपनी जो होती है बेटा, उसका प्रमोटर नहीं होता होगा क्या? होता होगा। यस और नो? होता होगा, डेफिनिटली होता है या नहीं होता है? होता है। यस और नो? तो नॉर्मल अगर
पब्लिक कंपनी है तो उसका नाम प्रोस्पेक्टस में प्रमोटर का होना चाहिए, और अगर पब्लिक कंपनी नहीं है तो कहाँ पे होना चाहिए बेटा? एमओए में। यस और नो? क्लियर है या नहीं क्लियर है? और मैंने बताया था ना, कंपनी इनकॉर्पोरेट करते वक्त 3 डॉक्यूमेंट चाहिए। एक तो एमओए, एओए, अगर कंपनी जो है पब्लिक कंपनी नहीं है, और अगर पब्लिक कंपनी है तो फिर तीनों चाहिए होगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर पब्लिक कंपनी है तो 3 डॉक्यूमेंट लगते हैं। कौन-कौन सा? एमओए, एओए और प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है बेटा? प्रोस्पेक्टस वो डॉक्यूमेंट होता है जब आप ऑफर करते वक़्त, पब्लिक ऑफर करते वक़्त यूज़ करते हो। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जब आपको पब्लिक से पैसा चाहिए होता है तो आप कंपनी के बारे में पब्लिक को बताते हो। वो सारी डिटेल जो है प्रोस्पेक्टस में दी होती है। क्योंकि प्राइवेट कंपनी पब्लिक ऑफर नहीं करती, इसलिए उसको प्रोस्पेक्टस की ज़रूरत नहीं होती है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। पिक्चर क्लियर है एवरीवन? यस। तो वो बेसिकली सिर्फ क्या बनाती है बेटा? एमओए और एओए। आई होप आई एम क्लियर। अगर अगर किसी कंपनी का नाम प्रोस्पेक्टस में या एनुअल रिटर्न में नहीं है, तो फिर आप कैसे समझोगे कौन प्रमोटर है बेटा? जिसका क्या हो बेटा? कंट्रोल हो ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। हाँ या ना? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वेदर एज अ शेयर होल्डर, डायरेक्टर और अदरवाइज। तो मैं बोल सकता हूँ प्रमोटर क्या शेयर होल्डर हो सकता है? नहीं हो सकता है? हो सकता है। प्रमोटर क्या डायरेक्टर भी हो सकता है बेटा? बिल्कुल हो सकता है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस। और और कौन बंदा हो सकता है बेटा प्रमोटर? जिसके एडवाइस से या जिसके डायरेक्शन से या जिसके इंस्ट्रक्शन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम कर रहा हो। एग्जाम्पल, लॉयर हो सकता है या नहीं हो सकता है बेटा? एक बात बताओ, जब कंपनी रजिस्टर की जा रही थी तो क्या लॉयर का जरूरत पड़ा होगा कि नहीं पड़ा होगा? सॉलिसिटर्स की जरूरत पड़ी होगी कि नहीं पड़ी होगी, कंसल्टेंट्स वगैरह की? हाँ, यस और नो? तो क्या ये वो लोग थे जो कंपनी को फॉर्म करते वक्त काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? कर रहे थे। पर क्या अपने काम का वो पैसा ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे? ले रहे थे। इसलिए इसलिए इन लोगों को, किसको बेटा? जो प्रोफेशनल्स होते हैं, भले ही कंपनी को फॉर्म करने के लिए इनने अपनी इन्वॉल्वमेंट दी हो, बट जो लोग प्रोफेशनल कैपेसिटी पे काम कर रहे थे एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, तो उन लोगों को प्रमोटर की कैटेगरी से बाहर कर दिया जाएगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। बोलो यस और नो? यस। तो पिक्चर क्लियर हो गया कि सी में नॉर्मली लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अकाउंटेंट ये सब आते हैं, बट बोला है इट शुड बी हाउएवर बी नोटेड दैट पर्सन्स एक्टिंग ओनली इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज सॉलिसिटर, बैंकर, अकाउंटेंट एटसेट्रा, आर नॉट रिगार्डेड एज प्रमोटर्स। याद रहेगा क्या बेटा ये वाला पॉइंट? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यस और नो? मैंने क्या बोला बेटा? तीसरे वाले पॉइंट पे क्या बोला बेटा? ये वो लोग हैं जिनके सलाह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करता है। बोलो हाँ या ना? तो जो लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सलाह देते हैं कि इस तरीके से आप काम करो, उनको भी बोल रहा है सी वाला कि प्रमोटर हम मान लेंगे। बोलो हाँ कि ना? प्रमोटर का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? प्रमोटर वो व्यक्ति है जो कंपनी को फॉर्म करता है। तो फिर प्रमोटर में शामिल किया गया कि वो व्यक्ति भी प्रमोटर हो सकता है जो कंपनी को कंट्रोल कर रहा हो। बोलो हाँ या ना? और वो व्यक्ति भी प्रमोटर हो सकता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या दे रहा हो बेटा? सलाह दे रहा हो, राय मशवरा दे रहा हो, जिसके बेसिस पे, जिसके आधार पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम कर रहा हो। हाँ या ना? यस और नो? यस। अब ये बोले यार, ये जो लोग होते हैं जो सलाह दे रहे हैं, ठीक है प्रमोटर, बट मान लो ऐसे लोग जो प्रोफेशनल लेवल पे आ रहे हैं, जैसे लॉयर, लॉयर सलाह दे रहा है, चार्टर्ड अकाउंट सलाह दे रहा है, तो क्या इनको भी आप प्रमोटर मान लो? बोले नहीं साहब, क्यों? क्योंकि ये क्या ले रहे हैं साहब? पैसा ले रहे हैं। बोलो हाँ या ना? इनका कंपनी से कोई लेना देना है, इनको तो कंपनी पैसा दे रही है, इसलिए ये क्या कर रहे हैं? सॉलिसिट कर रहे हैं कंपनी को। यस और नो? तो बोले इनको जो है प्रमोटर नहीं माना जा सकता। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? पिक्चर क्लियर है? तो यस, तो प्रोविज़ो आया और प्रोविज़ो ने इनको बाहर कर दिया कि जो लोग प्रोफेशनल कैपेसिटी पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सॉलिसिट कर रहे हैं या एडवाइस दे रहे हैं या डायरेक्शन दे रहे हैं, तो उनको आप प्रमोटर नहीं मानोगे। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस। देन इसके बाद मैंने बताया था बेटा सेक्शन 3, फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। हाँ या ना? यस। तो ये बोलता है साहब, पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर्स होते हैं? 3 मेंबर, सॉरी 7 मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर्स, 1 पर्सन कंपनी में 1 मेंबर। तो यही 7, 2, 1 मिलके कंपनी को क्या करते हैं बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। फॉर्मेशन में लाते हैं। बोलो हाँ या ना? बराबर है या नहीं है? यस और नो? बिल्कुल, इतने मेंबर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। और इन्हीं में से कोई कौन होगा बेटा? प्रमोटर भी होगा। बोलो हाँ या ना?
इन्हीं में से ये लोग कौन होंगे बेटा? प्रमोटर भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? बोलो यस और नो? अरे कम ऑन एवरीवन, यही तो है, बराबर है कि नहीं है? यस। तो एक बात बताओ, प्रमोटर कौन हो सकता है बेटा? सपोज मान लो एक्स प्रमोटर था, हाँ या ना? एक्स ने आइडिया दिया, कंपनी को फॉर्म किया, कंपनी फॉर्म हो गई बेटा। अब आरओसी में रजिस्टर कर रहे, आरओसी में रजिस्टर कब करोगे? जब आप अपना एमओए रेडी कर लोगे, जब आप अपना एओए रेडी कर लोगे, बोलो हाँ या ना? और अगर पब्लिक कंपनी हो तो इसके साथ साथ आप प्रोस्पेक्टस भी रेडी कर लोगे। तो एमओए में कौन सा कैपिटल क्लॉज आएगा कि नहीं आएगा? सब्सक्रिप्शन क्लॉज आएगा कि नहीं आएगा? नेम क्लॉज आएगा कि नहीं आएगा? ये सब आपको फिल अप करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो बताओ यहाँ पे आपको प्रमोटर दिखाना पड़ेगा कि नहीं दिखाना पड़ेगा बेटा? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? क्लियर है? यस। तो अब ये बोल रहे साहब प्रमोटर कौन हो सकता है? यही बंदा होगा ना, तो ये आगे चल के शेयर होल्डर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्या ये बंदा डायरेक्टर होगा कि नहीं होगा? तो यही बंदा जो प्रमोटर है, वो शेयर होल्डर और डायरेक्टर होगा, जिसका नाम हम कहाँ पे डाले होंगे बेटा? एमओए पे। बोलो हाँ या ना? तो अगर अगर आप पब्लिक कंपनी हो तो कितने मेंबर होने चाहिए बेटा? 7। और प्रोस्पेक्टस में प्रमोटर का नाम दिखना चाहिए। बोलो हाँ कि ना? क्यों दिखता है बेटा? क्योंकि प्रमोटर वो होता है जो इनिशियली कंपनी में अपना पैसा लगाता है। बोलो हाँ या ना? तो मिनिमम प्रमोटर ने कितना लगाना चाहिए बेटा? 20%। कितना लगाना चाहिए? 20%। समझ में आ गया या नहीं आ गया? यस और नो? इसलिए प्रोस्पेक्टस में प्रमोटर का नाम होना चाहिए। क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? और अगर पब्लिक कंपनी नहीं है तो एमओए में कितने नंबर रहेंगे बेटा? 2। बोलो हाँ या ना? इसमें से एक प्रमोटर होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ कि ना? ओपीसी में एक बंदा है कम से कम, वही एक बंदा क्या करेगा बेटा? कंपनी इनकॉर्पोरेट करेगा, वही बंदा प्रमोटर होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ या ना? बस। पिक्चर क्लियर हो गई एवरीवन? यस। ओके। नाउ जब भी, ध्यान से समझना, प्रमोटर कंपनी को क्या किया बेटा? फॉर्म किया। अब कंपनी क्या कर रही है बेटा? एमओए बना रही है, एओए बना रही है, प्रोस्पेक्टस बना रही है, बराबर है क्या? और कंपनी क्या कर रही है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। आरओसी में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगी। तो जब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगी, तो बताओ डॉक्यूमेंट फिलअप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए बेटा? ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? ये बोला नंबर वन, क्या बोल रहा है बेटा? यस। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी ड्यूली साइंड बाय ऑल द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। मतलब अगर 7 सब्सक्राइबर है तो सातों का सिग्नेचर होना चाहिए, दो है तो दो का सिग्नेचर होना चाहिए, और एक है अगर, किसके केस में बेटा? ओपीसी के केस में। बोलो हाँ या ना? यस और नो? सिग्नेचर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन आ गया, सबके साइन है, प्लस क्या होना चाहिए बेटा? डिक्लेरेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम ऑन, डिक्लेरेशन। कौन कौन कंपनी फॉर्म किया था बताओ मिलके? एडवोकेट रहा होगा कि नहीं रहा होगा? तो एडवोकेट का डिक्लेरेशन कि भाई कंपनी ने कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं दी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट था तो सीए का भी डिक्लेरेशन लगेगा कि कंपनी ने कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं दी है। बोलो हाँ या ना? और किसका डिक्लेरेशन चाहिए होगा बेटा? जितने मेंबर हैं उनने भी डिक्लेरेशन देना चाहिए कि मैंने कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं दिया। बोलो हाँ कि ना? एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? तो यहाँ पे लिखा है बेटा, a declaration by person who is engaged in the formation of the company, that is advocate, chartered accountant, cost accountant, company secretary in practice, and by a person named in the article, जिसका नाम डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, ये सब लोग ने along with the come on members, yes or no? तो डिक्लेरेशन किसका किसका आना चाहिए बेटा? प्रोफेशनल्स का भी, बराबर। डायरेक्टर्स जो आपने बनाए हैं, क्योंकि डायरेक्टर्स भी चाहिए होते हैं, मिनिमम डायरेक्टर्स, उनका भी चाहिए होता है। और इसके बाद मेंबर्स का भी चाहिए होता है। मेंबर्स खुद ने बोलना मैंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी, और जो हमारा मैनेजमेंट है वो भी बोलेगा कि हाँ मेंबर वगैरह ने, हमने भी कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी। और जो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है जैसे प्रोफेशनल्स हो गए, वो भी इंफॉर्मेशन डिक्लेयर करेंगे कि हाँ कोई भी मेंबर, कोई भी डायरेक्टर, कोई भी कुछ भी जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। बताओ आरओसी अब भरोसा करेगा कि नहीं करेगा कि जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है मेरे पास, क्या वो जेन्युइन इंफॉर्मेशन होगी या नहीं होगी? पर अगर ये डिक्लेरेशन नहीं होता तो बताओ क्या वो डॉक्यूमेंटेशन की बात मान लेता? एमओए एओए में जो लिखा है वो मान लेता क्या? नहीं मानता। आ रहा है बात समझ में? यस और नो? पिक्चर क्लियर? अगर मेरी बात ध्यान से समझना बेटा। ओके। अब यहाँ पे ये बोलता है कि अगर आप लोग डिक्लेरेशन दे रहे हो, तो बताओ जरा फटाफट से, ये डिक्लेरेशन आपने तब देना चाहिए जब आप कौन हो बेटा? कम ऑन, यहाँ लिखा है देखो, डिक्लेरेशन फ्रॉम ईच ऑफ द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। किसकी बात कर रहा है बेटा? मेंबर की बात कर रहा है। ये मेंबर डिक्लेरेशन कब देगा बेटा?
एंड फ्रॉम पर्सन्स नेम्ड एज द फर्स्ट डायरेक्ट इफ एनी इन द आर्टिकल्स स्टेटिंग दैट, क्या स्टेटिंग, क्या डिक्लेरेशन होना चाहिए नंबर 1, कोई भी ऑफेंस किसी ने अपनी लाइफ टाइम पे नहीं किया, बोलो हाँ या ना। और ऑफेंस अगर किया तो कम से कम पकड़ा ना गया हो, बोलो हाँ यार, तुम मर्डर खूब करो, कोई दिक्कत नहीं है, फांसी कब होगी बेटा, जेल में कब जाओगे, जब पकड़े जाओगे। हाँ तो समझना, मर्डर करना गुनाह नहीं है बेटा, मर्डर करके पकड़े जाना गुनाह है, समझ में आ रहा है या नहीं है। तो ये बोल रहे हैं आप ऑफेंस कितना भी करो, मुझे लेना देना नहीं है, बस पकड़े नहीं जाना चाहिए, अगर आप पकड़े गए, प्रूफ हो गया, आ रहा है बात समझ में, तो फिर आपका डिक्लेरेशन नहीं माना जाएगा। क्लियर। दूसरा, आपने कंपनी के साथ कभी भी मिसबिहेव या फ्रॉड ना किया हो, और फ्रॉड आप कितना भी करो कोई दिक्कत नहीं है, फाउंड गिल्टी नहीं होना चाहिए, बोलो हाँ कि ना। पकड़े नहीं जाना चाहिए बेटा, पकड़े जाना गुनाह है बेटा, करना गुनाह नहीं है, समझ में आ रहा है क्या। यस। और ये क्या बोल रहा है, अगर आपने गुनाह किया है तो गुनाह को गंगा स्नान करा दो, मतलब 5 साल बीत जाए तो मुझे दिक्कत नहीं है, बोलो हाँ या ना। अगर आपने गुनाह 5 साल पहले किया था तो मतलब मैं मान लेता हूँ कि बेटा 5 साल बाद लड़का सुधर गया है, बोलो हाँ कि ना। बराबर है, इसका मतलब है नहीं कि आप गुनाह कर दोगे तो अब आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई, नहीं, सिर्फ आपकी जिंदगी कितने साल के लिए बर्बाद होगी बेटा, 5 साल के लिए, समझ में आ रहा है क्या। यस और नो, यस। जैसे ही 5 साल बीत गए तो आप छठे साल से फिर आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पिक्चर क्लियर है एवरीवन। मतलब आप मेंबर बन सकते हो कंपनी का, बट अगर एक बार आप पकड़े गए, आगे बात, अच्छा आप पे कोई लांछन लगा दे तो क्या कन्विक्शन में माना जाएगा, नहीं, वो एलिगेशंस में आएगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। कन्विक्टेड का मतलब क्या हो गया बेटा, प्रूफ हो गया हो, आ गया बात समझ में, प्रूफ नहीं होना चाहिए। पिक्चर क्लियर एवरीवन। यस। थर्ड आता है बेटा, एंड दैट ऑल द डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन कंटेन इंफॉर्मेशन दैट इज करेक्ट एंड कंप्लीट होना चाहिए, बोलो हाँ कि ना। यस। अगर आपने जानबूझ के गलत इंफॉर्मेशन दी बेटा, मतलब आपने क्या किया, आरओसी के साथ फ्रॉड किया, क्या किया बेटा, फ्रॉड किया, और फ्रॉड की एक ही सजा है, वो है सेक्शन 447, याद रहेगा ये सेक्शन, 447, बहुत गंदी सजा है बेटा। यह सुनो, रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, क्या बोला मैंने, रिगरस इम्प्रिजनमेंट है। यह सुनो, और पेनाल्टी भी खतरनाक है, तो पेनाल्टी 10 लाख। हाँ। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं, दैट इज दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, पेनाल्टी फॉर फ्रॉड है ये, पनिशमेंट, क्या बोला मैंने, पनिशमेंट फॉर फ्रॉड है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, हाँ या ना, पनिशमेंट फॉर फ्रॉड। तो फ्रॉड रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है, आई थिंक 10 साल के लिए है, और पेनाल्टी जो है वो 10 लाख के आसपास का है। आई होप आई एम क्लियर। तो यस, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है ये, समझ में आ रहा है, मतलब गलती से भी कंपनी के साथ कभी भी धोखाधड़ी मत करना, गलती से गलती हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए छोटी मोटी पेनाल्टी है, बट अगर आप फ्रॉड करते हो, जानबूझ के करते हो ना बॉस, तो फिर आप इधर निपट जाओगे। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। पिक्चर क्लियर है एवरीवन, बोलो ना। वेरी गुड। इसके बाद क्या बोल रहे हैं बेटा, जब भी आप डिक्लेरेशन दे रहे हो, अच्छी बात है, आप डिक्लेरेशन दे दो, इन 3 चीज का डिक्लेरेशन दे दो, कौन कौन सा, आप गुनेगार हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस पकड़े मत जाना। अगर आपने कोई गुनाह किया, फ्रॉड वगैरह किया है, 447 आपके पास लगा हुआ है, बट 5 साल बीत गए, इस 5 साल में आपने कोई गुनाह नहीं किया, तो मतलब ओके, पाप धुल गया आपका, बोलो हाँ या ना। तो तीसरा बेटा कमॉन, तीसरा क्या बोल दिया इसने, कमॉन, कोई भी इंफॉर्मेशन आप गलत नहीं देना, नहीं अगर अदरवाइज मैं फ्रॉड की कैटेगरी में कवर कर दूंगा, फिर 5 साल के लिए आप इंतजार करते रहो, बोलो हाँ कि ना। यस। दूसरा क्या बोलता है बेटा, दूसरा क्या बोलता है, एक तो पहला क्या क्या दे दिया, एमओए एओए दे दिया, बोलो हाँ या ना। दूसरा क्या देना है बेटा, डिक्लेरेशन फ्रॉम कमॉन प्रोफेशनल्स एंड डायरेक्टर्स, बराबर। तीसरा डिक्लेरेशन किसका आना चाहिए बेटा, मेम बाय मेंबर, बोलो हाँ या ना। और वो क्या डिक्लेरेशन देना चाहिए कि भाई हमने कोई गुनाह नहीं किया, गुनाह किया तो हम पकड़े नहीं गए हैं। दूसरा, हम अगर गिल्टी भी है तो हमें पकड़ा नहीं गया है, बराबर है, यस नो। और तीसरा क्या बोला मैंने, जो भी इंफॉर्मेशन दिया है वो करेक्ट दिया है। इसके बाद आप क्या दे दो बेटा, एड्रेस प्रूफ दे दो, बोलो हाँ या ना, दोगे या नहीं दोगे ऑफिस का एड्रेस। इसके बाद जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं तो क्या बोल रहे हैं ये, डिटेल्स ऑफ, तो मैं सिंपल से बोलता हूँ केवाईसी ऑफ कमॉन मेंबर्स, बोलो हाँ या ना। केवाईसी, नो योर कस्टमर वाला कॉन्सेप्ट, मतलब उसका नाम वगैरह, कहाँ कहाँ रह रहा है, उसका सारा का सारा पैन वगैरह जो है, आधार कार्ड सब दिया जाएगा, बोलो हाँ या ना। देन इसके बाद
पर्टिकुलर्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेंशन्ड इन द आर्टिकल्स। तो भाई जो डायरेक्टर है, तो अब चूंकि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है, तो बेटा सबसे पहला डायरेक्टर जो आता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट डायरेक्टर। क्या बोलते हैं उसको? फर्स्ट डायरेक्टर। आ रहा है बात समझ? यस सुनो। और फर्स्ट डायरेक्टर जो है कहां तक अपॉइंट होता है बेटा? एटलीस्ट एजीएम तक, फर्स्ट एजीएम तक। कहाँ होता है बेटा? फर्स्ट एजीएम तक वो अपॉइंट होता है। इसके बाद कंपनी जो है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो अपने हिसाब से डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? बट जिस दिन से क्या आया बेटा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसी मेंबर में से किसी को एक डायरेक्टर बना दिया जाता है। पहला डायरेक्टर होता है जो कि पूरी व्यवस्था मेंटेन करता है बेटा, कब तक? अप टू फर्स्ट एजीएम तक। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। ओके। तो इनका भी पूरा का पूरा जो डिटेल है बेटा, वो प्रोवाइड किया जाएगा। आ गया बात समझ में? यस और नो? यस। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, जब ये सारी इंफॉर्मेशन आप किसको दे दोगे बेटा? आरओसी को। तो आरओसी क्या इशू कर देगा बेटा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में उसका क्या नंबर रहता है बेटा? जैसे पैन में पैन नंबर होता है, आधार में आधार नंबर होता है, वैसे सीओआई का भी जो है अपना नंबर होता है। क्लियर और नॉट क्लियर एवरीवन? इसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या बोलते हैं बेटा इसको? कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। अच्छा, जो भी कंपनी ने डॉक्यूमेंट दिया था सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए, उसकी जो कॉपी है, यस नो, कौन कंपनी ने मेंटेन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? एमओ एमओए की कॉपी, एओए की कॉपी, जो बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन एज ओरिजिनली फाइल्ड टिल इट्स डिसोल्यूशन, ये कंपनी ने मेंटेन करना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर एवरीवन? और अगर कंपनी ने कोई गलत इंफॉर्मेशन डाली बेटा जानबूझ के, यस और नो, देखो क्या लिखा है बेटा? फॉल्स इंफॉर्मेशन या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, या तो सप्रेशन। सप्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा? छुपाना। अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन छुपाई भी, देखो क्या होता है, एक होता है बोलना जो सच बोलना होता है, जैसा था मैंने बोल दिया, इसको हम बोलते हैं सच बोलना। बोलो हाँ या ना? दूसरा होता है सच को मैंने मैनिपुलेट करके बोला, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? झूठ बोलना। बोलो हाँ या ना? मतलब आप अदरवाइज देन फैक्ट बात कर रहे हो। और तीसरा क्या बोलते हैं? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो मैं झूठ नहीं बोल रहा मतलब मैंने छुपा लिया, पचा लिया। बोलो हाँ या ना? कर्ण जो है वो कुंती के पुत्र थे, बताओ ये झूठ बोला गया था या छुपाया गया था? छुपाया गया था। तो इसको हम बोलेंगे बेटा सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? महाभारत महाभारत युद्ध के लिए एक ये जो कर्ण जो है कुंती पुत्र है, ये सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट था या नहीं था? अगर ये पता चल जाता तो हो सकता है महाभारत होता ही ना। बोलो हाँ या ना? बराबर है। क्लियर और नॉट क्लियर? यस और नो? तो ये बोले साहब, गलत बात बोलोगे तो भी 447 में कवर करूंगा, और अगर आप सच बात को छुपाओगे तो भी मैं 447 को कवर करूंगा। मतलब आपके पास अगर आपके दिमाग में बात आ गई है, बोलो हाँ या ना, तो आपको एज इट इज वो बतानी ही पड़ेगी आरओसी को। अगर आपने बात छुपाई या गलत बताया, 447 लग जाएगा। आई होप आई एम क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई थी, फिर भी आपने कोई बात छुपा दी, मटेरियल बात छुपा दी। छोटी मोटी बात आप छुपा दी कोई दिक्कत नहीं, बट मटेरियल बात आप छुपा दोगे तो फिर 447 लगेगा। तो बताओ कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, आपने मटेरियल बात छुपा दी, बताओ जरा 447 लगेगा कि नहीं लगेगा? लगे। कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई बेटा अभी तक। कंपनी इनकॉर्पोरेट अभी तक नहीं हुई है और आपने मटेरियल बात छुपाई हुई है, और मटेरियल बात छुपाई है, अब इसके बाद इनकॉर्पोरेट हो रही है। बोलो जरा फटाफट। ठीक है। कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, उसके बाद आपने कोई बात पता चली आपको और आपने बात वो छुपा दी, मतलब वो चीज आपको बाद में आरओसी को बताना पर आपने नहीं बताया, क्या उसमें भी 447 लगेगा? यस लगेगा। तो दोनों ही केस में कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड, उसमें भी 447 लग जाएगा। आई होप आई एम क्लियर? बताओ यहाँ पे किसने किसके साथ गुनाह किया? यहाँ पे किसने किसके साथ गुनाह किया? मेंबर ने, डायरेक्टर ने, फर्स्ट डायरेक्टर ने, या उसके प्रोफेशनल ने? किसके साथ गुनाह किया बेटा? आरओसी के साथ। हाँ या ना? तो आरओसी बिकम एग्रीव्ड पार्टी। अब आरओसी बोल रही है मेरे साथ गलत कर दिया है, रो रही है वो। अब रोते रोते किसके पास जाएगी बेटा? किसके पास जाएगी? जल्दी बोलो फटाफट। ट्रिब्यूनल के पास। यस और नो? ट्रिब्यूनल के पास जाएगी, देखो इसने इनने मेरे साथ गलत किया, यस और नो? अब फ्रॉड तो लगेगा, पर ऑर्डर देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? बोलो हाँ या ना?
देना पड़ेगा। तो ट्रिब्यूनल देखो क्या बोलता है बेटा। अच्छा मान लो ऐसा भी हो सकता है कि आरओसी चली जाए और आरओसी डायरेक्टली 447 लगा दे, हो सकता है या नहीं हो सकता है? लग जाएगा, कंपनीज एक्ट है, लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ट्रिब्यूनल के पास जाने की जरूरत नहीं। अब आरओसी ने इनको वार्न किया, मैसेज भेजा, "अरे, आपने मेरे को इन्फॉर्मेशन गलत किया, अब आपके ऊपर 447 लगेगा। अब कौन डर गया बेटा? जल्दी बोलो फटाफट। हाँ, ये सब डर गए। बोले सर 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 जानबूझ के नहीं किया सर, हमें नहीं पता था सर, गलती से गलती हो गई सर। बोलो हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है कि कंपनी ने गलत तो किया, पर कंपनी का इतना बुलंद जो है वो ऑरा था कि अगर ये कंपनी जो बनने वाली थी, अगर ये ना बनती तो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाता। हो सकता है ऐसा भी। रिलायंस कंपनी के केस में गुरु मूवी अगर आप देखो या सुनो, तो उस केस में उस मूवी में बताया गया कि वो जो कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे थे उस समय उनको ज्यादा कंप्लायंस के बारे में पता नहीं था। तो जो वो शख्स था, जो ओनर थे, या सुनो, उन्होंने बोला मुझे ज्यादा पता नहीं है, मुझे धंधा करना था साहब, मैं धंधा करता हूँ। अब क्या कंप्लायंस हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मुझे नहीं पता है, तो जो टैक्स वैक्स लगता है ले लो। या सुनो, यही था ना मूवी में। तो वो मूवी में बोलते हैं भाई आपको बंद करना है, बंद कर दो, मेरे को क्या दिक्कत है, मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मैं बिजनेस करूंगा। आप बंद कर दोगे कंपनी को तो देश का अहित होगा कि नहीं होगा, बोलो जरा फटाफट से। देश का, आज टाटा कंपनी से मान लो कोई गलती हो जाती है तो क्या आप टाटा कंपनी को सीज कर दोगे, लगता है क्या सीज हो जाएगी कंपनी? सोच के देखो, कंपनी का पूरा इकोनॉमिकल, पूरे इकोनॉमी उस पर डिपेंड करती है, बोलो हाँ या ना। कितना फॉरेन एक्सचेंज आता है, अगर टाटा कंपनी बंद हो जाए इंडिया की, सोचो कितना नुकसान होगा, फॉरेन रेवेन्यू लॉस होगा कि नहीं होगा। तो फिर उस केस में कोर्ट को पावर दिया गया है कि भाई अगर आपको ऐसा लगता है कि, मेरी बात ध्यान समझना, क्या है बेटा, इसकी वजह से पब्लिक इंटरेस्ट डिस्टर्ब हो रहा है, हो सकता है बेटा। अगर कोर्ट को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट गड़बड़ हो रहा है, तो फिर उस केस में बहुत ज्यादा एकदम रिगरस तरीके से ऑर्डर पास ना करते हुए आरओसी को बोलेगा कोई बात नहीं, गलती से गलती हो गई होगी, सुनो 447 मत लगाओ, बोलता है पास सच ऑर्डर एज इट में थिंक फिट फॉर रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट, बोलो हाँ या ना। तो रादर देन, कभी कभी इट्स बेटर कि आप उसको सजा दो, इट्स बेटर कि आप उसके लिए इम्प्रूवमेंट प्लान ले आओ, हो सकता है क्या? हो सकता है या नहीं हो सकता है? हर एक गुनाह की सजा जेल तो नहीं हो सकती है ना, इम्प्रूवमेंट भी होना चाहिए, बोलो यस और नो। तो बोले ये लोग बोल रहे हैं यार गलती से गलती होगी, चलो मुझे ऐसा लग रहा है इनसे गलती होगी, मुझे ऐसा लगा, लगा या नहीं लगा बेटा, एज इट में थिंक फिट, बोलो हाँ या ना। और उनकी सोच बदली जा सकती है, कितने तरीके से, बहुत तरीके हो सकते हैं, समझ में आ रहा है क्या? प्रैक्टिस कर रहे हो तो समझ में आना चाहिए, हाँ या ना। बोलो जरा फटाफट से, एज इट में थिंक फिट मतलब समझ रहे हो क्या? एज इट में थिंक फिट का मतलब समझ रहे कि नहीं समझ रही क्लास? फैक्चुअल ही नहीं बेटा, अदरवाइज भी सोच बदली जा सकती है कि नहीं बदली जा सकती है, समझ रहे हो? एज इट में थिंक फिट लिखा है ना, मतलब पूरा पावर किसके पास है बेटा, कोर्ट के पास है। तो कोर्ट की सोच को बदला जा सकता है कि नहीं बदला जा सकता है? बोलो जरा फटाफट से, दैट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, यस नो। अगर आप में कैलिबर है, वो रिस्पॉन्ड है, वो ताकत है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यस नो, तो एज इट में थिंक फिट का मतलब बहुत बड़ा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, ऐसे भी बदला जा सकता है और फैक्ट एविडेंस के तौर पे भी बदला जा सकता है। कहने का मतलब क्या है, ये पूरा पावर किसके पास है बेटा? ट्रिब्यूनल के पास है। आप ट्रिब्यूनल से चाहो तो अपने लिए माफी मांग सकते हो। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। दूसरा, कोर्ट क्या कर देगी बेटा, लाइबिलिटी आपकी कम करवा सकती है, या लाइबिलिटी आपकी अनलिमिटेड भी करा सकती है, बोलो हाँ कि ना। करा सकती है ना, बोले साहब ओके चलो कोई बात नहीं, जेल वेल मत डालो, इनकी जो भी लाइबिलिटी है, तब जितनी कंपनी की लाइबिलिटी है उतनी लाइबिलिटी अब मेंबर की हो जाएगी। तो नॉर्मली मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती थी, बोलो हाँ कि ना। तो अब कोर्ट ने बोल दिया नहीं 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 नहीं, तुमने गड़बड़ किया, तो चलो कोई बात नहीं, 447 नहीं लगा रहा हूं, बट एटलीस्ट कंपनसेटरी अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, यस और नो। मतलब बियॉन्ड द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, उससे आगे जाके भी आपको पेमेंट करना पड़ सकता है, बराबर है। कोर्ट अगर दिमाग खराब हो गया उसका, तो उसका नाम जो है हटा देगी रजिस्टर ऑफ कंपनी से, बराबर। यस नो। और दिमाग खराब हुआ, वाइंड अप भी कर सकती है, बराबर है। तो कहने का मतलब जैसे कोर्ट चाहे वैसा कर सकती है, डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कोर्ट के साथ कैसे मैनेज कर रहे हो। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, यस और नो। बट कोर्ट तभी ये पावर ऑर्डर पास करेगी जब उसने क्या बोला हो बेटा, क्या दिया हो, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ
बीइंग हर्ड। बोलो हाँ या ना? आओ आके कारण बताओ कि मैं ऐसे ऑर्डर जो है आपके अगेंस्ट में क्यों ना पास करूँ। समझ में आ गया? तो कारण बताने जो जाएगा वो समझ में आ रहा है? क्या-क्या रिसोर्सेज़ अपने साथ में लेके जाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो? यस। तो रीज़नेबल अपॉर्च्युनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। अगर कंपनी आपकी बातों से सहमत हो गई, सॉरी कंपनी बोल रहा हूँ, ट्रिब्यूनल, है ना? तो फिर वो आपके फ़ेवर में भी ऑर्डर पास कर सकती है और आपके अगेंस्ट में भी ऑर्डर पास कर सकती है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? बोलो ज़रा फटाफट से। यस। अच्छा, अब आप अगर कंपनी रजिस्टर करवा रहे हो इनकॉर्पोरेट, क्या यूज़ कर रहे हो बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। बताया था स्पाइस, सिम्प्लिफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिक। कहने का मतलब ये क्या है बेटा? ये एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है जो कि कहाँ पे अवेलेबल है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। mca.gov.in पे आप जाओ, ये फॉर्म ओपन करो और वहाँ पे पूरा गाइडलाइंस होता है, तो जो बताता है कि आप इसमें ये फॉर्म डालो, ऐसे डालो, ये वाला फॉर्मेट पे रहेगा, पीडीएफ रहेगा, वर्ड रहेगा, एक्सेल रहेगा, जो भी रहेगा वो सारा आपको गाइड करेगा और आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सिंपल कॉल्ड एज व्हाट? सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। समझ में आ गया या नहीं आ गया? मतलब ये बोल रहा है कि अब आपको जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स होता है वो डिपार्टमेंट के धक्के खाने की जरूरत नहीं, आप बस कंप्यूटर में बैठो, इसकी गाइडलाइंस फॉलो करो, आप अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकते हो। आई होप आई एम क्लियर। मतलब ये सिंपल कर दिया। बोलो हाँ या ना? यस। और एक बार आपकी कंपनी रजिस्टर हो गई मतलब क्या आ गया बेटा? सीओआई आ गया। बोलो हाँ या ना? तो जो आपको सबसे पहले पढ़ाया था मैंने, क्या बेटा? इसेंशियल फीचर्स पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? तो ये जो इसेंशियल फीचर्स ऑफ कंपनी पर परपीचुअल सक्सेशन, याद आया? आर्टिफिशियल कंपनी, हेलो भाई साहब, याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस और नो? तो ये जो एसेंशियल फीचर्स आए थे वो कहाँ से आए थे बेटा? इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 9। समझ में आया कि नहीं आया एवरीवन? तो जैसे ही आपका सीओआई आएगा मतलब इफेक्ट ऑफ रजि मतलब अब कंपनी क्या हो जाएगी बेटा? फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब उसको क्या मिल गया बेटा? बर्थ सर्टिफिकेट मिल गया। यस और नो? तो यहाँ पे क्या-क्या आएगा बेटा? आप बताओ ज़रा फटाफट से। कौन-कौन से पॉइंट पढ़ाए थे मैंने? आर्टिफिशियल आइडेंटिटी मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी? आर्टिफिशियल यूनिक आइडेंटिटी, आर्टिफिशियल लीगल आइडेंटिटी, हाँ या ना? देन इसके बाद परपेचुअल सक्सेशन आएगा कि नहीं आएगा? यस। तो यहाँ पे देखो लिखा है मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एंड ऑल अदर पर्सन हु मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बिकम कम ऑन, क्या हो जाएंगे वो? मेंबर्स बन जाएंगे और कंपनी क्या बन जाएगी बेटा? बॉडी कॉर्पोरेट बन जाएगी। यस और नो? यस। एंड इसमें क्या रहेगा बेटा? परपीचुअल सक्सेशन रहेगा एंड राइट टू सू एंड बी सूड आ जाएगा। यही सब पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? बोलो हाँ या ना? बराबर है? यस। जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी उस दिन जो आपका मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स था वो क्या बन जाएगा बेटा? बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर। हाँ या ना? यस और नो? एंड एज अ रिजल्ट क्या कर सकता है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। जो मेंबर होगा कंपनी के शेयर परचेज कर सकता है या नहीं कर सकता है? Yes. So, yeah, a shareholder who buys share or does not buy an interest in the property of the company, but in certain cases a writ petition will be maintained by company or its shareholder. तो अब शेयर होल्डर के पास राइट रहेंगे। यस नो? शेयर होल्डर अलग हो गया, कंपनी अलग हो गई। शेयर होल्डर जो भी कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन करेगा वो बेटा किसके तहत करेगा? एमओए और एओए के तहत करेगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? बोलो जरा फटाफट से। पिक्चर क्लियर? अच्छा एक बात बता, एक कंपनी दूसरे कंपनी के शेयर को परचेज कर सकती है नहीं कर सकती है? क्या दोनों कंपनी अलग अलग मानी जाएगी? यस। लिखा है यहाँ पे कंपनी में परचेज शेयर ऑफ अनदर कंपनी एंड दस बिकम अ कंट्रोलिंग कंपनी। बोलो हाँ या ना? अच्छा मान लो एक्स वाई जेड लिमिटेड ने एबीसी लिमिटेड के शेयर को परचेज कर लिया, तो क्या दोनों कंपनी एक हो गई अब? नहीं। अगर एबीसी कंपनी गलत कर रही है तो क्या एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी माना जाएगा? नहीं साहब, अभी भी एबीसी अलग है, एक्स वाई जेड अलग है। ये कहाँ पे बोला गया बेटा? स्पेंसर्स एंड कंपनी लिमिटेड मद्रास वर्सेस सीडब्ल्यूटी मद्रास। क्लियर और नॉट क्लियर? कि अगर कंपनी एक कंपनी दूसरे कंपनी के शेयर को परचेज करती है तो ओनर नहीं बनेगी, वो सिर्फ क्या बनेगी बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। कंट्रोलिंग कंपनी बनेगी। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? ओके। इसके बाद बोलता है कि अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी के शेयर को परचेज कर लेता है तो क्या कंपनी जो है गवर्नमेंट बन जाएगी? या गवर्नमेंट अलग है कंपनी अलग है? बोलो जरा फटाफट से। गवर्नमेंट अलग है, कंपनी अलग है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? लॉ रिकॉग्नाइज सच अ कंपनी एज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। लिखा है या नहीं लिखा है? सेपरेट द मेयर फैक्ट दैट द एंटायर शेयर कैपिटल हैज बीन कंट्रीब्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट
and all its shares are held by the President of India and other officers of the central government does not make any difference in the position of the registered company. I hope I am clear. मतलब अगर किसी कंपनी के शेयर को पूरा का पूरा शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट खरीद लेती है, मोदी जी खरीद ले, तो बताओ जरा कंपनी क्या गवर्नमेंट बन जाएगी? ये कंपनी अभी भी कंपनी ही रहेगी, बोलो हाँ या ना? हाँ, इसे क्या बोला जाएगा? दैट कंपनी इज कॉल्ड एज व्हाट? गवर्नमेंट कंपनी, एज द शेयर्स आर हेल्ड मोर देन 50% बाय द गवर्नमेंट। आई होप आई एम क्लियर। यस, तो कोई भी कंपनी क्या गवर्नमेंट की एजेंट बन सकती है क्या? नहीं। डज नॉट मेक ए कंपनी एन एजेंट ईदर ऑफ द प्रेसिडेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट। आई होप आई एम क्लियर। आइडेंटिटी दोनों की अलग ही रहेगी। मतलब अगर कंपनी कल को कोई फ्रॉड करती है तो क्या ये बोला जाएगा मोदी जी ने फ्रॉड किया? ऐसा नहीं है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? पक्का 100%? यस। तो अगर कंपनी ने कोई फ्रॉड किया है तो कंपनी के ऊपर पेनाल्टी बैठेगी, मोदी जी के ऊपर पेनाल्टी नहीं बैठेगी। आई होप आई एम क्लियर? पक्का? यस। एंड लास्ट पॉइंट आता है बेटा, सेक्शन 10 पे हमारी गाड़ी खत्म होती है। मैंने बताया जो आपने क्या किया बेटा, एमओए और एओए बनाया, बताओ ये किसके किसके ऊपर हावी हो जाएंगे? जल्दी बोलो फटाफट, क्या ये मेंबर के ऊपर हावी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या ये कंपनी के ऊपर हावी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। बराबर है कि नहीं? मतलब कंपनी को भी एमओए और एओए को मद्देनजर रखते हुए काम करना है और मेंबर को भी एमओए और एओए ने जितना पावर दिया है उसी पावर पे काम करना है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यहाँ पे देखो लिखा है बेटा, shall bind MOA and AOA when registered shall bind the company and the members thereof to the same extent as if they respectively had been signed by the company and by each member, है ना? मतलब जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे दोनों लोगों ने एग्रीमेंट किया हुआ है उतना ही पावर दोनों के पास रहेगा, उससे ज्यादा पावर नहीं रहेगा। अगर आप उससे ज्यादा जाते हो तो उसको क्या माना जाएगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। अल्ट्रा वायर्स। याद आ गया? और अगर अल्ट्रा वायर्स हुआ तो क्या लगेगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। कोई भी किसी को सू नहीं कर सकता है, हाँ या ना? यस। और फिर क्या लगेगा बेटा? डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड दूसरा डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। याद आ गया क्या? फिर वो पूरा कहानी वहां पे लग जाएगा। और इसी के साथ बेटा आपका ये एक्ट भी खत्म होता है। तो आई थिंक हमने 4 सेशन लिए ना 4 घंटे में। तो 4 घंटे में आपका जो है कंपनीज एक्ट 2013 आईसीआई सिलेबस ये फाउंडेशन के हिसाब से कंप्लीट होता है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। किसी को कोई डाउट है, किसी पॉइंट पे कोई डाउट है बेटा, आप पूछ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहे बेटा? फाउंडर एंड प्रमोटर बोथ आर सेम ना? बोथ आर सेम, हाँ हाँ सेम होता है। फाउंडर ही होता है, प्रमोटर ही होता है ना जो कंपनी के बारे में आइडिया लाता है। तो फाउंडर एंड प्रमोटर वन ऑफ द सेम। ठीक है। हाँ। नहीं, ये नोट्स नहीं है बेटा, ये आपका पूरा आईसीआई मॉड्यूल ही पढ़ना है आपको। क्लियर है? आईसीआई मॉड्यूल ही पढ़ना है, सेक्शन वाइज मैं आपको इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बेसिक्स यहाँ पे दिया हुआ है। आ रहा है बात समझ में? तो सिर्फ जितनी चीजें यहाँ पे दी है बस आप बेसिक्स बेसिक्स पढ़ लो, क्योंकि एक्ट में पढ़ने जाओगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं एक्ट सेक्शन बेयर एक्ट यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। क्लियर है? नहीं, आपको बताया ना इसमें मैंने कोई नोट्स नहीं बनाया बेटा। कंपनीज एक्ट का जो नोट्स है डायरेक्टली सीए एंटर के लिए है। यहाँ पे जो है सिर्फ सेक्शन, मेरे जो नोट्स होते हैं बेटा वो सेक्शन वाइज होते हैं, बोलो हाँ या ना? जितना भी मैंने आपको दिया है। तो अगर मैं सेक्शन कवर, केस स्टडी, हाँ केस स्टडीज प्रोवाइड करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। केस स्टडी मैं प्रोवाइड करूंगा। बट ये जो सेक्शन है तो मैं यहाँ पे आपको सेक्शन वाले वर्ड याद नहीं करा रहा हूँ। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। सिर्फ आपको रेफरेंस दे रहा हूँ यहाँ पे कि ये जो चीजें दी गई हैं ये यहाँ यहाँ पे दी गई हैं, दैट्स ऑल अबाउट। तो मैंने आपको सेक्शन 1 से लेके 10 तक कवर किया है, बोलो हाँ या ना? फिर मैंने 43 44 45 ये बता दिया है और एक 60 बता दिया, बस इतना याद रखना है आपको। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तो अगर मैं अब आपको यहाँ की बेयर एक्ट पढ़ाऊंगा ना बेटा, वो सेक्शन सेक्शन 2 आप जरूर याद रख लेना। ठीक है? तो 2 में जो जो भी डेफिनेशन दिया उसको आप अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे यूज करो, बेयर एक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस।
पिक्चर या मैं देखो मैं यहाँ पे दे सकता था बट क्या है अब मान लो जैसे सेक्शन 3 है बेटा या सेक्शन 4 है। सेक्शन 4 पूरा बहुत रेड विद रूल वगैरह के साथ चल रहा है, आपको उतना लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आईसीएआई मॉड्यूल ने जितना दे दिया ना, बस उसी में से क्वेश्चन आएगा क्योंकि ये बेसिक्स बता रहा है। पूरा कंपनीज़ एक्ट बता रहा है क्या? नहीं बता रहा है। तो मैं अननेसेसरली वो अपने से एनालिसिस क्यों लूँ जिसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो मैं सिर्फ़ उतना ही एनालिसिस ले रहा हूँ जितना आपके आईसीआई मॉड्यूल में दिया हुआ है। दैट्स ऑल अबाउट। पिक्चर क्लियर है एवरीवन? और उसको मैंने आपको क्लासिफाई भी कर दिया कि ये पॉइंट यहाँ पे कवर है, बस उतना ही अपने आप को पढ़ना है। दैट्स ऑल अबाउट। क्लियर है? क्लियर है? पक्का? चूँकि मैंने यहाँ पे पढ़ा भी दिया है आपको, तो अब आप अगर वही चीज़ आईसीआई मॉड्यूल का पढ़ोगे, तो आपके लिए थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा। ठीक है? क्लियर? इसके अलावा कुछ नहीं बेटा आईसीआई मॉड्यूल जो कंपनीज़ एक्ट के लिए है सीए फाउंडेशन दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट मैंने देखा हुआ है। इससे अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है? अच्छा मॉड्यूल के अंत में बेटा जहाँ पे ये जो भी आपके दिए हुए हैं प्रोविजंस दिए ना कुछ एमसीक्यूज़ वगैरह, दिया है नहीं दिया है? दिया है ना? किधर दिया है? इसमें नहीं दिया है क्या? यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है? तो जिस-जिस चैप्टर में भी ये दिया है आई थिंक यही है ना? हाँ, ये दिया है ना? ये दिया है ना बेटा? हाँ। तो ये जितने भी डिस्क्रिप्टिव अब जैसे देखो यहाँ पे व्हाट इज़ मीन्ड बाय गारंटी कंपनी? गारंटी कंपनी बताई है कि नहीं बताई है? कौन-सी कंपनी होती है बेटा गारंटी कंपनी कौन-सी होती है? जल्दी बोलो फटाफट से। हाँ, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी बोलो हाँ या ना? यही बताया या नहीं बताया? अब उसके जो डिफरेंस है वो भी मैंने कवर किए नहीं किए? बोलो ज़रा फटाफट से किया है। कैन अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन इज़ रजिस्टर्ड एज़ अ कंपनी अंडर द कंपनीज़ एक्ट? यस, सेक्शन 8 में। अब पूरा प्रोसेस बताया कि नहीं बताया मैंने सेक्शन 8 का बोलो ज़रा फटाफट से? बताया नहीं बताया? यस और नो? सेक्शन 8 में क्या होना चाहिए? चैरिटेबल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यस और नो? फिर उसका लाइसेंस लेना पड़े सारी चीज़ें कवर की है कि नहीं कवर की है मैंने? यस। देन इसके बाद अल्ट्रा वायर्स बताया कि नहीं बताया बेटा? कॉन्सिक्वेंसेस क्या है बेटा? ना आप सू कर सकते हो, ना आपको कोई सू कर सकता है। बोलो हाँ कि ना? यस। इसके बाद एक्सप्लेन क्लियरली द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कवर किया है या नहीं किया है बेटा? यस। अब उसका ग्राउंड जो है इंडोर मैनेजमेंट का एज़ इट इज़ पॉइंट वाइज़ मॉड्यूल में दिया हुआ है। दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? अब ये सेक्शन में नहीं मिलेगा, ये यहाँ पे दिया हुआ है, बस इसको आप पढ़ लेना दैट्स ऑल अबाउट। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे? ANSSE had large income in the form of dividend and interest. अब ये कुछ केस स्टडी टाइप आ गया, yes or no? In order to reduce his tax liability, he formed 4 private limited company and transferred his investment to them in exchange of their shares. The income earned by the companies was taken back by him as pretended loan. Can A be regarded as separate from the private limited company he formed? ये कहाँ का क्वेश्चन आ रहा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। ना, पॉइंट कौन-सा है? पॉइंट कौन-सा है? एसेंशियल फीचर्स। एसेंशियल फीचर्स में पहला पॉइंट कौन-सा था बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। आर्टिफिशियल याद आया क्या? दिस हैं? आर्टिफिशियल? नहीं रे बाबा, आर्टिफिशियल डिस्टिंक्ट कंपनी। अरे! भूल गया क्या भाई? एग्ज़ाम्पल दिया था ना मैंने, शुरू-शुरू में ही। सेपरेट लीगल एंटिटी वाला दिया था कि नहीं दिया था? बोलो हाँ कि ना? तो अब ये पूछ रहा बताओ ना मेरे को एएनएसएसी है हैड लार्ज इनकम इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। डिविडेंड के फॉर्म में आ रहा है। डिविडेंड मतलब क्या हो गया बेटा? एग्जेम्प्टेड इनकम बोलो हाँ या ना? In order to reduce his tax liability, he formed 4 private limited companies. 4 कंपनी इसने बनाई एंड ट्रांसफर्ड। अब ये पूरा जो इन्वेस्टमेंट आ रहा था, अब इन्वेस्टमेंट का जो पैसा आ रहा था वो टैक्सेबल था, बोलो हाँ या ना? जो इनकम हो रही थी इन्वेस्टमेंट से वो टैक्सेबल था, बोलो हाँ कि ना? तो इसने क्या किया? 4 प्राइवेट कंपनी बनाई बेटा एंड ट्रांसफर्ड हिज इन्वेस्टमेंट टू देम इन एक्सचेंज ऑफ देयर शेयर। इसको इन्वेस्टमेंट दे दिया और इसका शेयर परचेज कर लिया, बराबर है क्या? ठीक है। द इनकम अर्न्ड बाय द कंपनीज वाज टेकन बाय अब ये जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ था इंटरेस्ट आ रहा था, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट इज टैक्सेबल, बोलो हाँ कि ना? तो अब इसने कंपनी बनाई, 4 कंपनी बनाई, बोलो जरा फटाफट से। और 4 कंपनी बनाई, अब 4 कंपनी में क्या कर लिया बेटा इसने? ये पैसा अपना ट्रांसफर कर दिया, मतलब इसको क्या दिखा दिया? कैपिटल दिखा दिया, बोलो हाँ या ना? कैपिटल दिखा दिया ना, अपना इन्वेस्टमेंट किसको दे दिया? प्राइवेट कंपनी को।
और ये बोल रहा है कि ये प्राइवेट कंपनी अलग-अलग है। तो बोलता है मैं अलग, मेरी प्राइवेट कंपनी अलग। हाँ या ना? यस। तो बताओ ज़रा फटाफट से अब ये क्या बोल रहा है? कैन ए बी रिगार्डेड एज़ सेपरेट फ्रॉम द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही फॉर्म्ड? अगर ये अलग हो गया तो क्या होएगा बेटा? अब इस कैपिटल से इसको क्या मिलेगा बेटा? डिविडेंड मिलेगा, बोलो हाँ या ना? और डिविडेंड जो है एग्जेम्प्टेड इनकम होगी कि नहीं होगी? पहले जो इनकम टैक्सेबल थी, अब वो एग्जेम्प्टेड इनकम कर रहा है। मतलब वो क्या कर रहा है बेटा? टैक्स छुपा रहा है या टैक्स बचा रहा है? टैक्स छुपा रहा है, फ्रॉड कर रहा है वो। और इस केस में बताओ फिर क्या लगेगा बेटा सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट? नहीं लगेगा। तो नो सेपरेट लीगल एंटिटी, बोलो हाँ या ना? और इसके लिए बताओ ज़रा फटाफट से लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो ये सब आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। पिक्चर क्लियर है या नहीं? ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बताए थे, याद करो वहाँ पे। 2-3 केस स्टडी मैंने कवर की थी मैंने, येस और नो बिल्कुल ये वही चीज़ें कवर होंगी। तो या तो वो डायरेक्टली आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा बेटा, या तो केस स्टडी इस तरीके से पूछ लेगा। आ रहा है बात समझ में एवरीवन? और इसका आंसर देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है इसने, दिया है या नहीं दिया है? यस और नो? यस। तो बिल्कुल, तो इस चीज़ को आप पढ़ लीजिएगा। मेरे हिसाब से सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी है कंपनीज़ एक्ट तक की, ठीक है? सिर्फ़ आप रिवाइज़ करते रहिए बेटा, एक बार ये कंप्लीट हो जाए, तो फिर अपन केस स्टडी इस पे अपन डिस्कस करेंगे। जितना कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ लिया है, उसको अपन जस्ट एक बार क्या करेंगे बेटा, गो थ्रू करते जाएँगे। आई होप आई एम क्लियर विद दिस एवरीवन। शैल आई कट वो मैं बता दूँगा बेटा, अच्छा कल आपका एग्ज़ाम रहेगा मॉर्निंग में 2 टू 5, तो कल आपका एग्ज़ाम है ना, मॉक टेस्ट वाला है ना? तो आप मॉक टेस्ट दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी पूरी पढ़ाई करो, कल क्लास नहीं रखते बेटा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? तो कल क्लास नहीं रखेंगे, ठीक है ना बेटा? आप अपनी पढ़ाई पूरी करो क्योंकि अगर आपका टेस्ट है तो आप पढ़ाई भी करोगे ना, तो फिर मैं वहाँ पे क्लास नहीं रख रहा हूँ कल, कल के लिए माफ़ किया, ठीक है? उसके बाद अपन क्लास कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है? चलो, ओके बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू।